मैं तो डर जाता हूँ यूएस का हाल देख के, जो LGBTQ वगैरह. आई डोंट सपोर्ट LGBTQ. यस, रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग एज दे आर. कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है. डोंट बी जजमेंटल. रिस्पेक्ट ऑल. बट यस, you do not have the right to influence my kids. We who are normal will respect you because we feel yes, it is a disorder, there is a issue. Weapon black market इतनी active है. जो भी हथियार यूक्रेन आने चाहिए from US, only 60% reach Ukraine, 40% are dissolved in the black market. Syria is oil rich. आधा तेल सीरिया का चोरी कर लिया US ने. Despite maintaining peace, हजारों गाड़ियां तेल की भर भर के ले गए ये लोग यूएस से. इराक का आधे से ज्यादा सोना यूएस चोरी करके ले गया. कुवैत का जितना भी तेल था जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, वो सारा तेल यूएस ने खरीद लिया. बहुत अच्छी क्वालिटी स्नाइपर की ये होती है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता, उनमें पेशेंस लेवल बहुत हाई है. वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी भी चीज को इमीडिएटली. मेन मुद्दा ये होता है कि पहली चीज तो यू कांट मिस अ शॉट. आपने एक गोली लोड कर दी ना, आपको पता है ये एक को ही लगना पड़ेगा टारगेट पे. इफ यू मिस द शॉट यू आर नॉट अ स्नाइपर. एक टाइम पे अगर 6000 लोग गोली फायर कर रहे हैं, अगर एक भी गोली फायर करेंगे 6000 लोग, तो एक सेकंड में कितनी गोलियां आ रही हैं? 6000. सो यू कैन इमेजिन की इंटेंसिटी ऑफ द बुलेट्स कितनी थी. मतलब 16 अप्रैल को तो मेरे पेरेंट्स को बोल दिया था कि आप हॉस्पिटल मत आइए क्योंकि थिंग्स आर लुकिंग ग्रिम. मुश्किल है बचना. अप्रैल में ये बात हुई तो आई वाज इन अ कोमा फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. 21 अप्रैल की रात को 12-13 मिनट के लिए आई वाज नॉट देयर. आई वाज क्लिनिकली डेड, जिसे मृत घोषित कर देते ना कि कोई एक्टिविटी नहीं है. We fight to win and win with a knockout because there are no runners-up in war. Major Samartur is a third-generation Indian Army officer who was commissioned in 2011. He is a part of the 8th Rajputana Rifle Regiment and has been deployed in a UN peacemaking mission in South Sudan. During his time there, he witnessed bloodshed and fought against thousands of rebels who were attacking the UN base. For his bravery, he was conferred with the Chief of Army Staff Commendation Card. आज के पॉडकास्ट में मेजर तूर साहब ने द यूएन बेस, सियाचिन पोस्टिंग और अपनी आर्मी के रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और कैसे उन्होंने अपने पीजी गंगा ऑपरेशन से हजारों बच्चों की जान बचाई. ये सारे एक्सपीरियंसेस उन्होंने हमारे साथ आज शेयर किए हैं. सो लेट्स गेट द शो स्टार्टेड. लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन. हाय सर, हाउ आर यू? आई एम गुड. हाउ सर बोलूं, मेजर साहब बोलूं, तूर साहब बोलूं, समर साहब बोलूं, क्या बोलूं आपको? या एक्शन हीरो. Just call me by my name. I really don't mind because see, you are the new generation. So I think you have the privilege to address us, obviously with the rank. So you can just address me as Major. My name is not important. The rank is. मेजर साहब बोल देंगे. It feels so good. And बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे पॉडकास्ट में. And as you said about the generation thing, you're the third generation in your family in the armed forces. Yes, yes. So how did it all start? मतलब क्या शुरू से ही आपने सोच लिया था कि हाँ बस मेरे को फौज में जाना है? अब मैं बताऊंगा जो मेरी फैमिली का जो ट्री लाइन है, सो दैट इज प्री इंडिपेंडेंस. तो माय ग्रेट ग्रैंडफादर वाज सरदार बहादुर सुध सिंह फ्रॉम बॉम्बे सैपर्स. तो ही वाज मार्टियर्ड इन टूनिसिया in 1941. Okay. So Tunisia is a country which is to the left of the country called Libya. Yes. It's in the northernmost part of Africa. So he was martyred there. So his name is mentioned in dispatches in the regimental center, Sappers Regimental Center in Roorkee. Okay. So एक तो so he's my great grandfather Sardar Bahadur Sudh Singh. Then my grandfather, he warrant officer Harnek Singh Toor. So my grandfather got commissioned in the Royal British Air Force in 1939. And so पूरा World War II का जो phase था that he has witnessed. Okay. He was a engine fitter for fighter jets and bombers. Okay. Wow. जो सेबर्स वगैरह होते हैं ना, तो उन सब पे मर्केटियर्स करके भी there was a aircraft, bomber aircraft. So he was a engine fitter, and then he has seen 1947 Working for British.
Yeah, like pre-independence, he was with the Royal British Yes. Air Force, and then post-independence, obviously the Royal British Air Force became the Indian Air Force. Yes. So 1947, he saw the war that took place in Srinagar and everything between the invaders Yeah. from Pakistan. Then he saw 1962. He saw 1965 war. Then he saw 1971 war, and then he retired. Post 1971 war, he retired, and I mean he's had a very rich experience. After that, my Tayaji, Lieutenant Colonel Jitendra Pal Singh Turi, he's from 8 Mech. He retired. Okay. He settled in Canada, doing very well. Then my father is from OTA, so he joined the army in 1981. What is OTA? Officers Training Academy, Chennai. Okay. So that time it was called OTS, Officers Training School. Okay. So my father joined there in 1981. His course is SS31, and he was the best in sports. So he won the Madras Regimental Medal. Okay. That is for the cadet who is best in sports. So in the OTA museum, his photo is there and everything. So after that, then I joined in 2010, and Okay. in 2011 I got commissioned. I am SS92 course from 8th Officers Rajputana Training Rifles. Academy. Yeah, from 8th Battalion, the Rajputana Rifles. So my Pulton is a pre-independence Pulton during the British era. 1941 में रेज हुई, एंड इसका पहला जो बैटल ऑनर है वो 1942 3rd of February में मिला. अच्छा. And my Pulton was tasked in Arakan Ops to take over a ridge at a place called Rathedong in Burma, Okay. जो आज का म्यांमार है. Mm-hmm. तो Rathedong ridge, my Pulton had taken over, and we got many casualties because उस time we had only bolt action rifles, Okay. whereas the Japanese still had automatic machine guns Yes. with a high rate of fire. So we lost approximately, you could say, 150 to 200 men in this battle, and सबसे ज़्यादा casualties हमारी चार्ली कंपनी से हुई थी. And I think आज that the reason why I am sitting in front of you is only and only because of 8 Rajputana Rifles and the sacrifices of my Pulton's ancestors and martyrs, and the contribution by the veterans and the hard work still going on by the present serving officers and jawans of 8 Rajputana Rifle. तो मैं जितना भी ईश्वर का शुक्रिया करूं उतना कम है कि मुझे ऐसी बहुत ही बहादुर पलटन नियुक्त की गई जिसका इतिहास इतना चैलेंजिंग रहा है, एंड जिसने हर एक परिस्थिति में, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट ऑफ टाइम्स इन हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन हैज स्टूड अप टू द ओकेजन एंड कंट्रीब्यूटेड टू आवर नेशन, pre-independence and post-independence. Until now. Yes. So 8 Rajputana Rifles is considered one of the deadliest. It is considered one of the deadliest because हमारा जो मिश्रण है, composition of troops, वो बहुत यूनिक है. Okay. How? कि हमारा 50% पलटन राजपूतों की है, जी. 25% जाटों की है, Okay. और 25% हमारी मुसलमान भाइयों की है. तो अब ये जो 3 जो कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, ये एक लीथल कॉम्बिनेशन हो जाता है कि तीनों मतलब फाइटिंग कॉम से हैं, Physically भी और mentally भी. फिजिकली एंड मेंटली वेरी स्ट्रांग. Yes. ठीक है. और जब युद्ध की स्थिति आती है ना, तो और जब ये जो मिश्रण एक भाइयों का मिश्रण बन जाता है, सोल्जर्स का नाम नमक निशान है ना, इज्जत इकबाल, तो देयर इज नो लुकिंग बैक, क्योंकि सब ने अपनी पलटन की इज्जत के लिए लड़ाई लड़नी है. Right. ऑब्वियसली नेशन के लिए तो है ही, बट उससे पहले देखिए ये जितने भी हमारे जवान हैं, ये बहुत ही जैसे विलेजेस, छोटे छोटे कस्बे, दूर दराज के इलाकों से कड़े परिश्रम के बाद
और बहुत ही दृढ़ता के साथ ये मतलब अपने आप को तैयार करके फिर ये सिलेक्ट होते हैं प्रोसीजर में ऑन मेरिट। मतलब माइंड यू, मैं दर्शकों को बता दूं कि जो आर्मी की सिलेक्शन है आज की तारीख में सबसे मेरिट बेस्ड है, सबसे डिफिकल्ट है, और अगर किसी को लगे कि आसान है या कुछ है तो वो अलग ही दुनिया में है। उसकी गलतफहमी दूर तब होगी जब वो एक्चुअली उसमें पार्टिसिपेट करेगा और दाखिल होगा। इट इज़ डिफिकल्ट, ठीक है। एंड ऑल द रिस्पेक्ट टू द सोल्जर्स, जितने भी जवान हैं हमारे भारतीय सेना के, उनका बेसिकली कड़े परिश्रम के बगैर आप इंडियन आर्मी में नहीं आ सकते, नामुमकिन है। एंड सर आने के बाद द सैक्रिफाइसेस दे मेक बोथ इन टर्म्स ऑफ देखिए नंबर्स वी लॉस्ट एंड जो आप फैमिली को छोड़ के, आप अपनी एक लाइफ के कंफर्ट को छोड़ के आप देश के लिए सेवा करते हैं, वो हर इंसान नहीं कर सकता। ये हर एक चीज होती है ना, एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड होता है ना। Yes. नौकरी के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, राइट। ये एक पार्ट है जो आपने जिक्र किया है आर्मी के प्रोफेशन का। एंड ट्रस्ट मी, हम जितने भी, वाई डू द इंडियन आर्मी ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड द विमेन सो मच? क्योंकि जब हम देश की रक्षा कर रहे होते हैं तब हमारी फैमिली की महिलाएं घर को चला रही होती हैं। राइट। They are the head of the house. Yeah. If we are there to save the nation, they are there to run and protect our house, our family people. तो that is why मैं कहता हूँ कि फौजी को काफ़ी, मतलब ये हमारी पहली ड्यूटी होती है, जो पहला जो हमें सिखाया जाता है कि लाइफ अगर आपको स्ट्रीमलाइन करनी है, आसान करनी है, तो 3 चीज़ें कभी मत डिस्कस कीजिए: पॉलिटिक्स, religion and women. Okay. And it is only out of sheer respect and regard for the nation that we follow these rules. And मैं यही चाहता हूँ कि जो न्यू जनरेशन मेरा ये जो पॉडकास्ट अभी देख रही है, आप इन पॉडकास्ट के जरिए सीखिए, इंस्पायर हुई कि फौज में हर एक चीज़ का मतलब होता है। Right from making your bed to your uniform to brassoing the epaulets of your uniform, आपकी कैप, आपकी शर्ट, आपकी पैंट, आपकी बेल्ट, आपके शूज, सॉक्स, हर एक चीज का मतलब है इस दुनिया में। तो अगर मैं किसी को बोलूं कि आप सुबह अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, तो कहता मैं शुरुआत ऐसे करता हूं, सिर्फ एक्सरसाइज से, बाकी मैं कोई चीज नहीं देखता। इट इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट पिक्चर तब होती है जब आप पहले उठें, जिम्मेदारी लें कि जो बिस्तर ने आपको पूरी रात संभाला है, आपको रेस्ट दिलवाया है, आप उसकी इज्जत करें और पहले अपना बिस्तरा खुद बनाएं जी। उसके बाद आप अपने डेली चोर्स के लिए और अपने दिन के शेड्यूल के लिए तैयार हों। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन है वेरी इंपॉर्टेंट। जौन सी चीज जहां से उठाइए उसे उधर ही रखिए, वरना इट विल बी इन अ डिसऑर्डरली मैनर। एग्जैक्टली। और फिर एटीट्यूड और लाइफ और तकदीर वैसी बन जाती है। सर वैसे मैं एक सवाल पे था, मेरे दिमाग में एक सवाल था, थोड़ा कड़वा सवाल है। इट्स एक्चुअली वेरी बिटर क्वेश्चन फॉर द नेशन टू एंड द पीपल हु वांट टू जॉइन द इंडियन आर्मी। क्या आजकल बच्चे भूख के लिए, पैसे के लिए आर्मी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या आर दे रियली पेट्रियाटिक एंड देश प्रेम है उसमें, उसके लिए वो लोग आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं? ये सवाल बच्चों के पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए नहीं है। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ किड्स। ये सवाल बनता है इस जनरेशन के जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी इस जनरेशन के बच्चों की परवरिश कैसे की है। तो मैं आपका सवाल बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट योर क्वेश्चन। बेसिकली पेरेंट्स का जो माइंडसेट है ना, वो बच्चे का डीएनए डिसाइड करेगा। साइकोलॉजिकल डीएनए, सोशल बिहेवियर डिसाइड करता है। अब मिड 80s में आपने शुरू कर दी न्यूक्लियर फैमिलीज का ट्रेंड, राइट।
तो पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी। मैं अपने फादर की बातें सुनता हूँ पुरानी, कहते हम तो 5-6 भाई ऊपर छतों पे सोते थे रात को गर्मियों में, विंटर्स में हम नीचे सोते थे सारे। कहते सभी के लिए जितनी भी गाय या भैंस होती थी सबका दूध बाल्टियों में इकट्ठा करके इकट्ठा किचन में रखा जाता था, फिर एक बड़े से देगड़े में उसे उबाल के फिर पूरे परिवार को दिया जाता था, पूरे परिवार को इकट्ठा ही खाना दिया जाता था। तो यूनिटी वॉज स्ट्रेंथ। जौन सा परिवार जिस गांव में इकट्ठा रहता था उसकी तरफ कोई आंख नहीं उठा के देखता था। ये कॉन्सेप्ट कांग्रेस ने डिमिनिश कर दिया मिड 80s में, क्या कि लेट अस गो अहेड विद न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट। भाई भाई से अलग हो गए, जो हंसते खेलते जॉइंट फैमिलीज थी अलग हो गई। क्यों हुई? लालच दिया कि न्यूक्लियर फैमिलीज विल डू बेटर, लालच दिया प्रोग्रेस का, लालच दिया नौकरियों का। अब इस दौरान क्या हुआ? पेरेंट्स ने दे गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, राइट, खुद दोनों चले गए नौकरी पे, बच्चे रह गए घर पे। बच्चे किसके हाथ पले? जो घर के केयर टेकर हैं। अब जो केयर टेकर्स हैं, जो डोमेस्टिक हेल्प हैं, उनकी एक लिमिटेशंस होती है क्योंकि उन्हें लाइफ में इतना एक्सपोजर नहीं मिला। वो गांव से ही आए थे और वो शहरों में बसे थे फॉर अ बेटर फ्यूचर। राइट। उनका और उनकी फैमिली का फ्यूचर तो ठीक है, पर जो पहले से ही शहरों में बसे हुए थे उनके बच्चों को ना लैंग्वेज टाइम पे बोलनी आई, दे बिकेम स्लो लर्नर्स। जॉइंट फैमिली में क्या होता है ना, स्टिमुलस बहुत ज्यादा होता है, हलचल, हरकतें इतनी हो रही हैं, है ना, बातें इतनी हो रही हैं नॉन स्टॉप। बच्चे का माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रहता है टू इंटरप्रेट कि चल क्या रहा है मेरे आसपास। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं पूरे दिन में। तो उससे ब्रेन ज्यादा जल्दी डेवलप होता था। आज की तारीख में वो नहीं है। वाई? क्योंकि आइसोलेशन है। 2 पेरेंट्स हैं, एक बच्चा है, उसे कौन देख रहा है? डोमेस्टिक हेल्प। और डोमेस्टिक हेल्प घर का काम देखे या बच्चे को संभाले। राइट। तो एज अ रिजल्ट वो बच्चा निग्लेक्ट होता है। अब इन बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ रही है? देयर एबिलिटी टू स्पीक, जो मोटर्स हैं, नर्व्स, वो डेवलप नहीं हो रही हैं क्योंकि स्टिमुलस नहीं मिल रहा। ठीक है, दे आर ज्यादातर बच्चे इंक्लाइन हो रहे हैं टैब्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर गेम्स, एक्सबॉक्स, प्ले स्टेशन, अर्ली एजेस पे पेरेंट्स खरीद के दे देते हैं। इससे क्या होता है? इससे सोशल आइसोलेशन को इंकरेजमेंट मिल रही है। तो बच्चा शाम को फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी नहीं खेलने जाएगा ग्राउंड में। वो एक फॉल्स दुनिया में रहता है कि मैंने इस गेम में विक्ट्री हासिल कर ली, सो आई एम अ विनर, बट देयर इज नोबडी टू विटनेस हिज अचीवमेंट। राइट। तो अब वो अचानक से उन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के पास जाएगा जो क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी और है ना अलग अलग जो गेम्स हैं, जो टीम गेम्स हैं, इन वालों के साथ वो क्या इंटरेक्ट करेगा? तो मेरी एक ही अपील है पेरेंट्स को कि प्लीज आप अपने बच्चों को पैम्पर मत करो। कोई मोबाइल, आईपैड खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया कहीं नहीं भागी जा रही, ना ही दुनिया का अंत है। अगर कॉलेज के समय जब समय आएगा तब आप खरीद के दीजिए बच्चे को। आज वैसे आज ही मैं पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने दे प्रपोजिंग दैट दे विल बैन सोशल मीडिया फॉर द एजेस टिल 16। 16 साल तक के बच्चों को सोशल मीडिया अलाउ नहीं होगा। आई एम वेरी ग्लैड दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन सच अ डिसीजन। स्टिल इन द फेज, बट या बट आप देखिए, आई मीन जो मेच्योरिटी होती है, जो प्यूबर्टी होती है, हमारे टाइम पे इट वाज व्हेन 14-15 इयर्स ऑफ एज, यस यू कुड से 16 इयर्स ऑफ एज, तब हमें पता लगता था कि व्हाट इज एवरीथिंग, यस, है ना, इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। आज की तारीख में 5वीं और 6ठी क्लास के बच्चे को पता है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन porn or accessibility on porn on internet, basically on any device. True. आप मोबाइल दे दो, आप टैब दे दो, आप लैपटॉप दे दो, कुछ भी दे दो। Tell me any one device which will, if you try to enter any adult site or wrong site, वहां पे कोई वार्निंग आ जाए कि this will not open.
गवर्नमेंट ने कुछ साइट्स बैन करी हैं, बट It is the whole sole duty of the government to ensure that such sites are totally banned. मैं तो डर जाता हूँ यूएस का हाल देख के, जो LGBTQ वगैरह. आई डोंट सपोर्ट LGBTQ. ओके जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, प्लीज, आई एम श्योर यू हर्ड माई मैसेज. आपको जो भी कमेंट डालने हैं डालिए. बट यस, एज फार एज रिस्पेक्ट इज कंसर्न, यस, रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बीइंग एज दे आर. कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है. डोंट बी जजमेंटल. रिस्पेक्ट ऑल. बट यस, you do not have the right to influence my kids what their gender is or should be. If you have a problem, if you are confused about your own gender, keep it to yourself. We who are normal will respect you because we feel yes, it is a disorder, there is a issue. ठीक है, अंडरस्टैंडेबल. वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, वी ऑल आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एक्सेप्टेड. बट यू डेयर इन्फ्लुएंस किड्स और द न्यू जनरेशन, guys like me will always oppose it and will be against it. आज बता रहा हूं, मरते दम तक बताता रहूंगा. So my only request is kindly respect जो जैसे है, but do not manipulate the mindset of the children. Do not influence. That is all that I want to say regarding this topic. And I don't think we should talk or discuss this topic because- further about it. Yes. So, sir, basically coming back to forces, military, एक तो पहली बात congratulations. Thank you. आप पे एक बड़ी मूवी आ रही है जिसको खुद जॉन अब्राहम सर Yes. आपका रोल प्ले कर रहे हैं हाँ जी. J Production. जे प्रोडक्शन के साथ. तो सर थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट आएगा जो एक्चुअल आपके करियर का बहुत फोकस पॉइंट है, जिसको हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. पहले थोड़ा सा मूवी के बारे में, मूवी मिली कैसे, मूवी के क्या, व्हाट इज इट बेस्ड ऑन, एंड इफ यू कैन टेल अस द नेम अगर कुछ प्रपोज हुआ है तो. So to begin with, it is basically JA Productions, Yes. John Abraham Entertainment Productions. So it's a production house which has signed up a deal with me, and obviously we are like a family. And I spoke to John, and because you see, I very strongly, मैं बहुत ही strongly देखता हूँ जॉन इब्राहिम को as a mascot for Indian Armed Forces. Because all his life, the roles that he's played yeah. has been related directly or indirectly to the forces. Yes. आप परमाणु देख लो, what a beautiful movie. I mean, I was speechless when I saw the movie. Amazing work he's done. ठीक है. Then Raw, that movie also. Madras Cafe. Madras Cafe. Madras Cafe. Force was also a nice movie. Force is good, but you know, Madras Cafe Madras, relates yes. a lot. Yes. Impactful, very impactful. परमाणु है ना. So these are real based Yes. stories. So he is one actor in Bollywood who has made all the efforts to project the individuals from the forces and their hard work and contribution to the nation. Yes. So Indian Army has all the regard and respect for Mr. John Abraham, and we actually see him as a mascot. You know, he was playing a role. वो role play कर रहे थे एक retired गोरखा officer के. Yes. So हमें इतना अच्छा लगता है ना, हम relate करते हैं, एक connect रहता है कि है ना, ये हमारी बिरादरी के हैं या हमारी प्रोफेशन के ही हैं. बिल्कुल. So when any of his movie comes, मैं तो इतना ही बोलता हूँ कि जितने भी हमें टाइम मिलता है तो एटलीस्ट द मिलिट्री मेक्स इट अ पॉइंट टू गो एंड वॉच हिज मूवीज. सैम भी आई, एनिमल भी आई. Yes. आई फील सैड दैट एनिमल को ज़्यादा व्यूज़ मिले, एनिमल पिक्चर ज़्यादा चली, बट सैम इतनी नहीं चल पाई. सैम बहादुर. सैम बहादुर. तो यहाँ पे ना मुझे काफ़ी हमारी अंतरात्मा हिल जाती है जब हम खुद को सवाल करने लगते हैं कि यार इस जनरेशन को हो क्या रहा है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट, या
चाहिए क्या? एंटरटेनमेंट सर, एंटरटेनमेंट में कमर्शियल एस्पेक्ट हमेशा ऊपर रहेगा, कमर्शियल मूवीज हमेशा ऊपर रहेगी. इंसान ना रोज अपने डे टू डे रूटीन में इतना वो हो जाता है, वो सिनेमा जाता है दिमाग छोड़ के. मैं फेवर में नहीं हूँ. मुझे सैम बहादुर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इन टर्म्स एनिमल, जो मैंने रो पिट के थोड़ी सी देखी बट नहीं रिलेट कर पाया. बट मुझे माइंडसेट ऐसा लगता है. मैं कई बार बताऊं, जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो मैं इतिहास में चला जाता हूँ, इतिहास में खो जाता हूँ. कई बार मुझे लगता है कि अगर दूसरे विश्व युद्ध में अगर हिंदुस्तान पे हमला होता और यदि मतलब ऑब्वियसली थैंक गॉड नथिंग हैपेंड, बट इन केस अगर हम सफ़र करते और लॉस ऑफ लाइव्स बहुत होती और हमें और ज़्यादा लड़ना पड़ता, अगर जापानी बर्मा से अंदर आ जाते, तो आई थिंक कि उसकी वजह से आज की तारीख में कोई भी फंक्शन होने से पहले या दिया जलाने से पहले एक सोल्जर की रीथलिंग होती. पहले सोल्जर्स को रिगार्ड दिया जाता, जो कि यूरोप, रशिया, यूएसए, जितनी भी कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग जर्मनी, इटली, जितने भी जो एलाइड फोर्सेस हैं या फिर जो ऑपोजिट द एलाइड फोर्सेस थी, जर्मनी, इटली एंड ऑल दीज फैसिस्ट कंट्रीज जो थी उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम. तो आई मीन आज की तारीख में सिनेरियो बहुत चेंज होता. मतलब हमारी गवर्नमेंट आज की तारीख में ये सवाल ही नहीं उठाती कि हमें पेंशन कट करना है, हमें जॉब कट करना है, या हमें पार्ट टाइम वो क्रिएट करना है, अग्निवीर एंड ऑल. ये सवाल ही नहीं पैदा होते. एंड नो डाउट्स फौज की नौकरी सबसे ऑनरेबल नौकरी है आज की तारीख में. सबसे ज़्यादा प्राइड और ऑनर वाली बात है, प्रिविलेज वाली बात है. पर मैं यही समझता हूँ कि यदि उस टाइम पे अगर हम मुश्किल वक्त इकट्ठे देख लेते एज सिविलियंस एंड फौजीज, मुझे लगता है आज फिर हमारी आज की सोसाइटी में बहुत ही गहरा कनेक्ट होता विद द यूथ और आर्मी. सर तभी तो ऐसे पॉडकास्ट से, जब आप हो गए या हमने कर्नल कौशल साहब के साथ भी किया, तो आप लोगों की रियल टाइम स्टोरीज, जब जो यूथ आज घर पे बैठा है या सिर्फ टीवी देख रहा है या स्क्रीन पे, उन्हें रियलिटी नहीं पता है. मैं उन्हें ब्लेम ही नहीं करता, पर वो देख के आप सीखेंगे, कुछ समझेंगे तो सही कि एक्चुअल में क्या होता है जब आप एक वॉर फ्रंट पे होते हो या सियाचिन होते हो या कहीं और पोस्टेड होते हो. देखिए 90% जितने भी बच्चे आते हैं OTA और IMA NDA, एक टाइम था जब उन्होंने बॉर्डर देख के आए थे, एक टाइम था जब वो लक्ष्य देख के आए थे. आज का दौर है जो उरी पिक्चर देख के आ रहे हैं. और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मलाकाल मूवी बनाएंगे JA एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस एंड जॉन अब्राहम जी विल बी एक्टिंग इन इट. तो आई थिंक ये वो लेजेंडरी मूवीज होंगी जिसकी वजह से यूथ इज इनकरेज्ड कि मैं फौज में जाऊंगा. हालांकि सोसाइटी में बहुत अलग दौर हो गया है, बहुत ज़्यादा. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा. मैं एक बाइक रैली पे गया था, वहाँ पे किसी ने अगेन मैंने जैसे बोला नेवर डिस्कस रिलीजन, पॉलिटिक्स एंड वुमेन. तो ये थोड़ा रिलीजन बेस्ड था, बट आई विल नॉट डिस्कस इट और गो इन डिटेल. बट किसी ने बीच भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उठ के बोल दिया कि आप हमारे कास्ट और कौम के बंदे ले ही नहीं रहे हो, उनका इंटेक ही बहुत कम है. तो मैं वहाँ बैठा, मैं आग बबूला हो गया. मैंने कहा मैं इन्फेंट्री अफसर हूँ, लड़ाई हम देख रहे हैं, हमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही. ठीक है, मेरे ही पलटन में तो सभी मज़हब के लड़के हैं जो इकट्ठे लड़ रहे हैं, है ना, दुश्मन के खिलाफ. तो वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे ASC से, तो सर मेरा पैर दबाने लग गए बिकॉज उन्हें मेरा टेम्परामेंट का पता था. तो मेरा पैर ऐसे दबा रहे थे कि शांत, डोंट रिप्लाई, जस्ट रिलैक्स. तो आई जस्ट लुक्ड एट, मैंने सर की तरफ देखा, मैं कहा सर अब तो नहीं रुकूंगा सर, अब एक बार मैं आराम से जवाब देने दो मुझे. कहते ठीक है डू इट बट बी काम. मैं कहा ठीक है. तो पहली चीज़ तो मैंने उन्हें मुबारकबाद दी कि मैं आपको मतलब कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ आपकी परिवार की तरक्की को लेके.
तो कहते कि जी कैसे तरक्की हो जाए जब बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही। तो मैंने कहा आपने अपने बच्चे को मोटरसाइकिल लेके दी? कहते हाँ सर, मैंने तो उसे 8वीं क्लास में ही मोटरसाइकिल लेके दे दी। ओके। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा पहली चीज़ तो मैंने कहा बाद में जाएंगे सरकारी बातों में कि लीगल है या इलीगल है, पर चलो आपने लेके दे दी, ठीक है। आपने मोबाइल कब लेके दिया? कहते 8वीं में ये लेके दिया, 10वीं में मोबाइल लेके दे दिया। तो मैंने कहा कि आप उम्मीद करते हैं कि आपका बेटा जो 8वीं क्लास से मोटरसाइकिल चला रहा है दौड़ में अव्वल दर्जे के रिजल्ट लाएगा, जिसकी आपने फिजिकल एक्सरसाइज ही बंद कर दी। राइट। आप साइकिल दो उसे। हम तो कॉलेज तक साइकिल पे ही जाते थे, चलो स्कूटर ले लिया, पर शाम को आके कोई ना कोई गेम फिजिकल एक्टिविटी तो होती थी ना। बैडमिंटन खेल लिया, स्क्वॉश खेल लिया, बास्केटबॉल खेल लिया, हॉकी खेल लिया, या चलो रनिंग कर ली। अगर फैसिलिटी नहीं है तो दौड़ लिए, स्किपिंग कर लिए, बट नहीं। फिर मैंने कहा जब पढ़ाई का टाइम आया आपने मोबाइल पकड़ा दिया। तो मैंने कहा आप खुद जिम्मेदार हो अपने बच्चे की डाउनफॉल को लेके। आप जितनी सहूलियत अपने बच्चे को जल्द उम्र में दिला दोगे वो आगे जाके उतना ही कमज़ोर होगा, क्योंकि उसे फिर उस उम्र में जाके यही उम्मीद होगी कि मुझे अभी भी कंफर्ट लागू होना चाहिए। राइट। मेरे फादर ने 7th क्लास में साफ बता दिया था कि बेटा इतनी मेरी तनख्वाह है, इतने मेरे खर्चे हैं, इतना मेरी अफोर्डेबिलिटी है। इफ़ यू कैन मैनेज थैंक यू, इफ़ यू कांट जस्ट टू बैड। राइट। ये मेरे फादर ने मुझे बताया था, who is born in late 60s. Yeah. He told me late 16, late 50s, 1958 is my father's year of birth. So मेरे फादर ने तभी बता दिया था, by the time it was early 90s, मेरे फादर ने मेरे फंडे क्लियर कर दिए थे कि बेटा इससे ज़्यादा हम चादर के परे पैर नहीं फैला सकते। ये ग्राउंड रियलिटी ग्राउंड रियलिटी। आज की पेरेंट्स क्या करते हैं, नहीं बच्चों को कुछ डिस्कस नहीं करना है, फैमिली में अगर कोई प्रेशर है, कोई प्रॉब्लम है, बताना नहीं है ना, शेयर नहीं करना। ऊपर से फिर वो बोलेंगे कि बच्चा डिमांड भी कर रहा है बुरे वक्त में और हम पे प्रेशर बढ़ रहा है। यार तुम बच्चे को शामिल करो ना उस प्रेशर में, उसका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। राइट। आप उससे प्रॉब्लम नहीं शेयर करके आप उसे एक फॉल्स नोशन, एक नकली दुनिया में रख रहे हो कि सब ठीक है। डोंट डू इट, मत करो। जो है सो है। सर आजकल मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने लग गया है ना, तो वो लगता है कि प्रेशर डालोगे तो कई बच्चे की मेंटल हेल्थ, पढ़ाई पे फ़र्क आ जाएगा। बट आई थिंक सुसाइड्स आजकल ज़्यादा हो गए, पहले इतने थे नहीं। पहले थे नहीं। हमारे टाइम पे कौन सुसाइड करता था? हमारे टाइम में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के प्रेशर होता था कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, वो रहता था। आज की तारीख में क्या है, प्रॉब्लम है, अच्छा भाई कट लो यहाँ से। वाई? फेस इट ना। ट्रू, आई कंप्लीटली एग्री विद यू ऑन दिस। क्यों मतलब अनदेखा करना ना प्रॉब्लम को। डर, अगर चूहे को भी कोने पे अगर बिल्ली धक्का दे के ले जाएगी, लास्ट में चूहा भी वार करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि चूहे में दम नहीं है और बिल्ली में दम है। सेल्फ डिफेंस में तो हर आदमी कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। सो लाइफ इज सेल्फ डिफेंस। जिंदगी ही सेल्फ डिफेंस है। हमने खुद का जिम्मेदारी खुद ही लेनी है। True. हमारा कोई पड़ोसी नहीं आने वाला है हमें बचाने के लिए। लास्ट में 1-2 दोस्त आएंगे, पर रिश्तेदार शायद ही आए। मैं रियलिटीज बता रहा हूँ लाइफ की जी। तो जितना जल्दी बच्चों को समझ आएगा, आई थिंक उतना बेहतर रहेगा। ट्रू। सर मैं आप एक बात बोल रहे थे, वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवी मालाकाल। मालाकाल जगह का नाम है। ओके। जहाँ पे हम इस सिविल वॉर में अटक गए थे। ओके। बेसिकली हमारी डिप्लॉयमेंट थी
मलाकाल एक हमारा बटालियन हेडक्वार्टर था जहाँ पे सबसे ज्यादा नफरी होती है. Okay. नफरी क्या होता है सर? नफरी इज बेसिकली स्ट्रेंथ, हेड Okay. काउंट कि अच्छा, हमारे ठीक कितने है. सोल्जर होंगे. Okay. तो मलाकाल हमारा बटालियन हेडक्वार्टर था. बाकी हमारी कंपनीज कोई 400 किलोमीटर दूर, कोई 500 किलोमीटर दूर, कोई 600 किलोमीटर दूर. वेयर वाज दिस मलाकाल सिचुएशन? ये साउथ दक्षिण सूडान एक कंट्री है, ठीक है. 2011 में बनी है और इसकी यंगेस्ट कंट्री भी बोलते हैं. यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड. और इसका एग्जिस्टेंस इसलिए हुआ क्योंकि बेसिकली रिलीजन बेसिस पे हुआ था कि जो अभी आज की तारीख में साउथ सूडान है वो क्रिश्चियन, मेजॉरिटी क्रिश्चियन है. ठीक है. और जो उत्तर सूडान है जिसका नाम सिर्फ सूडान कहते हैं, जिसका कैपिटल खार्तूम है, वो प्योर मुस्लिम है. Okay. तो इनका मेल मिलाप थोड़ा सेटिंग बैठ नहीं रही थी, काफी सालों से दिक्कत थी. तो इन्होंने डिसाइड किया कि वी विल सेपरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. Okay. तो अब दक्षिण सूडान हो गया क्रिश्चियन डोमिनेटेड, उत्तर सूडान जो सिर्फ सूडान है वो हो गया है मुस्लिम डोमिनेटेड. तो यूएन के जितने भी मुस्लिम कंटिजेंट कंट्रीज थी, ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज, दे हैव वो चली गई उत्तर सूडान, नॉर्थ बेसिकली सूडान में चली गई खार्तूम. और बाकी जो है वो जुबा में है, द कैपिटल ऑफ साउथ सूडान. Okay. तो सर क्या होता है, ये नॉर्थ और साउथ में आपस में लड़ाई होती है या इसके अंदर ही अपने आप में ट्राइब्स बनी होती बट हैं? इससे पहले मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझना चाहूंगा कि ये इंडियन आर्मी सूडान कैसे पहुंची? देखिए, हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं. Yes. एंड इसमें क्या होता है कि यूनाइटेड नेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वेस्ट होती है इन अ वे कि क्या आप अपनी मिलिट्री का कुछ हिस्सा ये कॉन्फ्लिक्ट या डिस्टर्ब्ड कंट्रीज में भेज सकते हैं. Is it like the peacemaking thing जो द Peacekeeping. पीसकीपिंग मिशन. Okay. सो दिस इज यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स. Oh. तो ये मिलिट्री एलिमेंट होता है यूएन का, जिसकी गाड़ियों पे ब्लैक कलर से, काले रंग से यूएन लिखा जाता है. वो मिलिट्री एलिमेंट होता है Okay. जो ये- लड़ाई करते हैं. हाँ, ये फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज हैं, टीसीसी, ये उनकी गाड़ियों पे, उनके व्हीकल्स पे और जो भी इंस्टॉलेशंस हैं वहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा जाता है. और ब्लू कलर में होता है जो सिविल स्टाफ है Okay. वर्ल्ड ओवर. डिप्लोमेट्स, हाँ, डिप्लोमेट्स हो गया, मिलिट्री ऑब्जर्वर हो गए. तो ये- नॉन वायलेंट बेसिकली. नहीं, नॉन वायलेंट तो पूरा ही है. इट इज जाता है मिलिट्री इसलिए क्योंकि जो वायलेंट जगह हैं वहाँ पे कई बार पीस कीपिंग की जगह पीस इन्फोर्समेंट भी होता है. अगर जैसे डाफुर है, डाफुर में इतनी लड़ाई चल रही थी वॉरलॉर्ड्स के बीच कि वहाँ पे यूएन ने जबरन अपना मिलिट्री एलिमेंट भेजा कि भाई वहाँ पे पीस कीपिंग नहीं है, आप पीस इन्फोर्स करो. क्योंकि हम वहाँ पे यूएन रिक्वेस्ट कर करके थक चुका था कि प्लीज आप लड़े मत, एक रेजोल्यूशन पे आए. पर अगर वॉरिंग फैक्शंस, जो लड़ाई करने वाली जो दोनों गुट हैं या पार्टीज हैं, वो नहीं सहमत हुए पीस बनाने के लिए, और वहाँ के जो मासूम सिविलियन मारे जा रहे हैं उनकी डेथ ना हो, उनकी सफरिंग ना हो, भूखमरी से ना मरे, है ना, बीमारी से ना मरे. क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके पास हथियार होता है ब्लॉकेड का. दवाइयाँ ब्लॉक कर देंगे, खाना ब्लॉक कर देंगे, व्हीकल्स ब्लॉक कर देंगे, फ्यूल ब्लॉक कर देंगे. तो जो इन कबीलों के जो सरदारों के जो इलाके होते हैं, ये वॉरलॉर्ड्स होते हैं. तो ये वहाँ पे अपने एरिया से फिर जाने नहीं देते आगे. Okay. बेसिक नेसेसिटीज. इसमें फिर यूएन को आके नेगोशिएट करना पड़ता है, बेसिकली सिविल कैजुअलिटीज को बचाने, कम मिनिमाइज करने के लिए और लिए. उनको बचाने के लिए. क्योंकि देखिए, इनकी पॉपुलेशन नेगेटिव पॉपुलेशन रेशो में है. अब मैं दर्शकों को बता दूं कि नेगेटिव पॉपुलेशन उसे कहते हैं जब महिलाएं ज़्यादा हो जाती हैं और जो मर्द हैं वो कम हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी होती हैं कि विधवाएं ज़्यादा हो जाती हैं सोसाइटी में, है ना, और मर्दों की जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है. तो इसे नेगेटिव पॉपुलेशन कहते हैं. बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है. और फिर महिलाएं, वहाँ पे कोई जॉब नहीं है ना, वहाँ पे कल्टीवेशन, आप वहाँ पे कुछ खेती नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे तेल ऑयल रिच रीजन है. तो वहाँ पे आपको सरकारी परमिशन चाहिए. आप 10-12 फुट नीचे खोदेंगे, वहाँ से तेल निकलेगा.
हालांकि फर्टाइल लैंड है, लैंड बहुत फर्टाइल है, पर इस कारण वहां पे खेती मतलब परमिशन चाहिए, वो देते नहीं। तो सर एक बात जाननी है कि ठीक है, अब ये यूएन पीस कीपिंग मिशंस जो होते हैं, ये उन्होंने कंट्री से बोला कि आप, तो जो फोर्सेस होती है, जैसे आप इंडियन फोर्स में हो, तो आप फोर्स के अंदर आप वॉलंटियर करते हो कि मुझे यूएन पीस कीपिंग में मिशन में जाना है, या आपका मेरिट पे सिलेक्शन होता है कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो या गैस कुछ और परफॉर्म कर रहे हो? देखिए 2 क्राइटेरियाज होते हैं। ओके। पहली चीज तो पलटन बहुत अच्छा परफॉर्म करे अच्छा, डिफिकल्ट एरिया में, उसे फिर मिलता है यूनिट साइटेशन। तो जब एक टाइम पे यूनिट साइटेशन जब मिल जाता है, तब वो पलटन एलिजिबल होती है फॉरेन मिशन के लिए। एक तो ये है। दूसरा होता है ऑफिसर्स का मेरिट बेस पे कि आप परफॉर्म कैसे कर रहे हो। बट ऑब्वियस जो पलटन अच्छा कर रही है उसके ऑफिसर अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं, सो वो दैट इज इंक्लूडेड इन दैट। जो मेरे केस में था कि होल पलटन हैड परफॉर्म्ड वेल, ओके, एंड मी आल्सो बीइंग पार्ट ऑफ द पलटन, वी ऑल वर देयर ऑन मेरिट। ओके। इसके अलावा जो ऑफिसर्स आते हैं वो इंडिविजुअली पिक होते हैं पूरी इंडियन आर्मी से। सो बेसिकली यूएन में जो भी पलटन जाती है वो अव्वल दर्जे की पलटन होती है ऑफ द इंडियन आर्मी। बट सर ये थोड़ा सा मतलब आप अपने बेस्ट ऑफिसर्स को अपने ही कंट्री से बाहर भेज रहे हो, तो ये एक तरीके से कमी नहीं है, कमी नहीं है। और अगर अच्छा टैलेंट, देखिए एक्सपीरियंस, हम एक राजदूत या एम्बेसडर के तौर पे ना हम जा रहे हैं हिंदुस्तान के झंडे को एक फॉरेन लैंड पे डिपिक्ट करने के लिए, शो करने के लिए कि देखिए हम हिंदुस्तान से आए हैं, हम आपके देश में जो भुखमरी, जो कबीलों के आपस में मतभेद है, लड़ाई लगी है, युद्ध लगा है, हम युद्ध विराम करवाने के लिए आए हैं और यहाँ पे आपको सुरक्षा मुहैया करने के लिए है मौजूद। तो ऐसे हम उनका भरोसा जीतते हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। क्योंकि गोली का जवाब गोली नहीं है, वो फिर नेवर एंडिंग, वो बेअंत होगा, वो फिर चलता रहेगा, कभी नहीं खत्म होगा। तो दोनों में से एक पार्टी को तो अग्री करना पड़ता है बात करने के लिए, तभी आगे बातें बढ़ती हैं लाइफ में। बट सर ये सूडान में 2 ट्राइब्स जैसे बताते हैं, दिनका, नुअर, मल्टीपल ट्राइब्स हैं, 6-7 मुरले हैं, शिलुक हैं, नुअर हैं, दिनका हैं। तो अलग अलग ट्राइब्स होती हैं, अलग अलग इलाके होते हैं। एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट क्या था जिस कॉन्फ्लिक्ट को आप लोग रिजॉल्व कराने गए? कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली दिनका इज इन मेजॉरिटी, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब इज नुअर। ओके। तो जो प्रेसिडेंट सल्वा कीर है वो दिनका है, ओके, एंड वाइस प्रेसिडेंट नुअर है। ओके। तो वाइस प्रेसिडेंट ने एक मिलिट्री कू अटेम्प्ट किया था कि प्रेसिडेंट सल्वा कीर को मारने का, ओके, कि इनको ओवरथ्रो करके मार के फिर ये टेक ओवर कर लेंगे। अब प्रेसिडेंट सल्वा कीर प्रो चाइना है, ओके, और कुछ हद तक प्रो चाइना, प्रो रशिया। ओके। जो रीक मशार हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो हैं प्रो यूएसए। उनके बच्चे भी कनाडा और यूएस में पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। इनके पास पासपोर्ट्स बकायदा यूएस कनाडा के हैं। And they are the president and vice president of a country. Yes. डेमोक्रेसी है सर? It is a democracy. Okay. But I mean मैंने कभी वो वोटिंग का मैं उस टाइम मौजूद नहीं था जब भी हुआ। What is the role of John Garang? जो जॉन गरांग थे वो पहले जो जब नॉर्थ और साउथ सुडान एक था तब जॉन गरांग वो जो दिनका, तो उनको बताया गया था कि भाई पार्टीशन करना है। Okay. तो ही वॉज द क्रिएटर ऑफ पीस बिटवीन द मुस्लिम कम्युनिटी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटी। Okay. एंड इनकी काफी नजदीकियां थी युगांडन पॉलिटिकल टॉप ब्रास के साथ। Okay. तो जॉन गरांग ज्यादातर वाज अ पीस मेकर, है ना, इन द रीजन। एंड ये तब बात चल रही थी अर्ली 90s में कि जॉन गरांग विल बी टेकिंग ओवर एज साउथ सुडान का ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग। Okay.
बट इसमें फिर वही है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट कि सारा तेल नॉर्थ सूडान में, रिफाइनरी सारी साउथ में है, पैसे का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, फॉरेन कंट्रीज का ट्रेड का से रिलेटेड भी हो जाता है ना, लॉबिंग का प्रेशर बन जाता है. सो ये ही फ्लू डाउन इन अ मी-17 टू युगांडा. Okay. ही मेट हिज वन वेरी क्लोज फ्रेंड टू टेक एडवाइस कि यार मैं ये फाइनलाइज कैसे करूं ये पूरा प्रपोजल एंड डील ना, रिगार्डिंग द नॉर्थ एंड साउथ सूडान का पार्ट एंड पीस बिटवीन दिनका एंड नुअर ट्राइब. Okay. उस दौरान उनके एयरपोर्ट पे उनके हेलीकॉप्टर के आसपास जो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो कुछ देर तक हटा दी गई थी. क्या क्या कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट होने वाला है वीआईपी, तो उनके जो हेलीकॉप्टर के आसपास जो गार्ड्स होते हैं उन्हें दाएं बाएं करा दिया. Okay. ये स्पेकुलेशन है, ये पुष्टि नहीं है इस बात की जो मैं बता रहा हूँ, थ्योरी है. थ्योरी है. तो जब इनकी मीटिंग कंप्लीट हुई और ये वापस गए अपने हेलीकॉप्टर में बैठे एंड ये वापस खार्तूम जा रहे थे, Okay. उस दौरान इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. अच्छा. And what was the reason of the crash? इट इज नॉट नोन, क्योंकि ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है, इट इज अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि जब बाकी अफ्रीकन जो कंटिजेंट था युगांडा Right. का और साउथ सूडान का, जब ये क्रैश साइट पे पहुंचे, ब्लैक बॉक्स वाज मिसिंग. Oh. What is black box? ब्लैक बॉक्स वो रिकॉर्डर होता है जो सारी बातें और हरकतें उस विमान में जो होती हैं वो सब रिकॉर्ड होता है. Basically the most important device at that time. सब कुछ जो आपके कंट्रोल पैनल में लास्ट रीडिंग का डेटा होता है, Okay. जो कम्युनिकेशन कर रहे हो आप अपने एटीसी के साथ, वो या इंटर एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन होता है वो रिकॉर्ड होता है. पीछे बैठे जो पैसेंजर्स बातें कर रहे हैं वो रिकॉर्ड होती हैं. ठीक है, एवरी डिटेल इज रिकॉर्डेड इन दैट. उसमें फर्क इतना है, उसमें ऑडियो होता है एंड डेटा होता है जो आपके कंट्रोल पैनल में उस टाइम Everything is there's a इट इज स्टोर्ड. a copy of हार्ड डिस्क everything. होता है Basically hard disk. इट्स लाइक अ हार्ड डिस्क. So it's तो still black a box होता conspiracy है. कि वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिला एंड देन दे स्पेकुलेट. Okay. जब वो जाते गए थे तो दे हैड अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि यहाँ पे कोई पहले आके गया है. ब्लैक बॉक्स मतलब गायब किया. हाँ, कुछ ना कुछ दे हैव टैम्पर्ड विद द एक्सीडेंट साइट. Right. You can still go and check and read. It's there. It's mentioned. It's openly available on the web. एंड किसे ब्लेम करते हैं? There were nobody to blame. So, but what is the role of China and America in the entire situation? See, you have been there. You have been in the peacekeeping process and everything. क्या रोल क्या है दोनों कंट्रीज का? मतलब मैं बताता हूँ दर्शकों की एक थोड़ा आसान हो जाए समझने के लिए. यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएस में. न्यूयॉर्क में. yes. अब सबसे ज्यादा जो टॉप ऑफिशियल और की पोजीशंस हैं किन के पास होंगी? यूएस जो अमेरिकन yes. ऑफिशियल्स. अब क्या होता है ना कि इन्हें स्टेट कोऑर्डिनेटर्स कहते हैं. एंड सबसे अचंभ करने वाली बात, सरप्राइजिंग फैक्ट ये था कि मैंने ये नोटिस किया कि जितने टॉप ऑफिशियल हैं अमेरिकन हैं. यूएन के, हाँ जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है. हाँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर हो गया, जो भी कंट्री हेड हो गया, रीजनल हेड हो गया, मेजॉरिटी अमेरिकन हैं. फिर मैंने तहकीकात की कि वाई. आपकी सड़कें बननी है, आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, रोड, ब्रिजेस, डैम्स, पोर्ट्स, ठीक है, कम्युनिकेशन टावर्स, Right. हॉस्पिटल्स एंड इंडस्ट्री चाहिए आपको कॉमर्स के लिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी चाहिए, मटेरियल चाहिए. इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स यूएस लॉबी करता है अमेरिकन कंपनीज को टू कम एंड रिकंस्ट्रक्ट दैट कंट्री. अब अगर आप किसी को फेवर दे रहे हो तो वो भी ओब्लाइज होगा ना कि आपको वापस फेवर दे. कैसे? ठीक है, अगर आप मेरे घर को रेनोवेट और अच्छा बनाना चाहते हो तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देता हूँ. बार्टर सिस्टम है. हाँ, तो आप ठेकेदार बन जाओ और मेंटेनेंस करके बना भी दो और फिर यू कैन हैव अ स्टेक हियर एंड यू कैन स्टे ऑन. तो इसमें बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ तो कि चाइना की भी लड़ाई है. हाँ,
अब चाइना की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने वहाँ पे रोड कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए, कहीं पे पोर्ट्स के ले लिए, कहीं पे कम्युनिकेशन टावर के ले लिए। अब दिक्कत क्या होगी? फाइट बिटवीन ईस्ट वर्सेस वेस्ट, अमेरिकन डोमिनेंस और चाइनीज डोमिनेंस। और इन सबको तेल चाहिए। एंड चाइना ने स्पष्ट कर दिया था दक्षिण सूडान की सरकार को कि हमें ये 3 या 4 ऑयल फील्ड चाहिए, तुम्हारी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर देंगे। फ्री में? फ्री में नहीं, बाटर तेल ले रहे हैं। हाँ, तो मतलब बाटर फ्री तो कुछ भी नहीं तो होता। सोचो अगर तेल आपके मतलब 2000-3000 बैरल पर डे अगर आप निकलवा रहे हो, उसके बदले ये So रोड basically, और ये yes, क्या है? कुछ भी नहीं है। That's the motive behind everything. एग्जैक्टली, बिकॉज़ इट इज अ एनर्जी सोर्स। बट Major इस केस में सूडान गल्फ की तरह खुद तेल बेच भी तो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ना, आपस सड़कें में नहीं लड़ाई है, भी तो है। सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, गाड़ियां नहीं है, it's a war कम्युनिकेशन zone. नहीं है, और कोई पॉलिटिकल वो भी नहीं है स्ट्रॉन्ग। पॉलिटिकल स्ट्रॉन्गहोल्ड नहीं है, क्योंकि लड़ाई हर 6-7 महीने बाद या 1-2 साल बाद तख्ता पलट हो जाता है। वॉर जोन है ना, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कुर्सी पे कोई नहीं बैठा, बेसिकली कहने की बात ये है भी और नहीं भी टेक्निकली। टेक्निकली। सर मुद्दे की बात पे आते हैं। हाँ जी। सूडान कॉन्फ्लिक्ट वॉर जोन, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, यूएन पीस एनफोर्समेंट करता है, राइट? पीस एनफोर्समेंट से मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, मतलब पीस इन्फोर्समेंट भी करता है, भी करता है। सो बेसिकली आप कह रहे हो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से दे ट्राई टू मेक श्योर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड रीजन है, आउट ऑफ हैंड जा रहा है, तो वो कुछ भी किसी भी हद तक पीस कीपिंग से फिर पीस इन्फोर्समेंट पे हो जाता है। तो वो किस हद तक चीजें जाती हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। ये बियॉन्ड ह्यूमन लिमिट है बेसिकली, कि मानवता का सबसे निचला स्तर जिसे कहते हैं, द लोएस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी का जो स्तर होता है, वहां तक बातें होती हैं। बट आई विल से यू वर अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? पार्ट ऑफ इंश्योरिंग दैट इट डजंट हैपन। बट क्या मानवता को सुरक्षित रखने के लिए हमें वहां पे डिप्लॉय किया गया था। अब जब मैं कहता हूँ मानवता को सुरक्षित रखने के लिए, मीन्स वहाँ पे कोई, जो आपने कहा ना, साम दाम दंड भेद, कुछ नहीं था। चाहे 2 साल का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा हो, दूसरी ट्राइब का हो, ठीक है, चाहे एल्डरली विमेन होए, प्रेग्नेंट विमेन होए, स्मॉल गर्ल्स, बॉयज, एल्डरलीज, सबको मार दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो वॉरिंग ट्राइब के हैं, दूसरे ट्राइब के हैं। चाहे आपकी फेस टू फेस आप कभी मिले भी नहीं हो, बट जब वो आते थे ना वेव्स में, हथियारबंद लोग गाड़ियों में और पैदल सिटी की तरफ, तो उनका एक ही मुद्दा था, जो दिखे ठोक दो। बेसिकली दूसरी ट्राइब की पॉपुलेशन खत्म कर दो। यस, मरो या मारो। हाँ। हथियार कहाँ से आते सर इनके पास? यार अब ये बड़ा मतलब कंट्रोवर्शियल सवाल है। नहीं बट आई कांट नेम अ कंट्री, बट नहीं, बट कहाँ से आते हैं? मतलब देयर इज सम कंट्री हु सप्लाइंग मेनी कंट्रीज, एक थोड़ा ना है। इट इज वेपन डीलर्स, ब्लैक मार्केट, वेपन ब्लैक मार्केट इतनी एक्टिव है आज की तारीख में। जो भी हथियार यूक्रेन आने चाहिए फ्रॉम यूएस, ओनली 60% रीच यूक्रेन, 40% आर डिसॉल्व्ड इन द ब्लैक मार्केट। काला बाजारी चल रही है। काला बाजारी, वेपन डीलर्स निकलवा लेते हैं, हाँ। डबल ट्रिपल द प्राइस, एंड ये ट्रांजिट के दौरान है। जब यूक्रेनियंस कलेक्ट करते हैं ये वेपन सिस्टम्स और ये एक्चुअल प्लेसेस पे लेके जा रहे होते हैं डिप्लॉयमेंट के लिए, डिप्लॉयमेंट और प्लेस ऑफ कलेक्शन के बीच ये काला बाजारी वाले डीलर्स मिलते हैं, डिफेंस के लोगों से। हाँ, और करप्ट होते हैं, ब्राइब करते हैं इन मिलियंस, और वो वेपन सिस्टम्स अपने खरीद के फिर वो अगर उससे 5 गुना लगाया, वो 10 गुना महंगे दाम पे बट कहीं और बेचेगा। एक और सवाल आता है, अभी आपने बोला कि ये गरीब देश हैं, मतलब बेसिकली द पॉपुलेशन दैट इज फाइटिंग दे आर पुअर, राइट? दे डोंट हैव क्रेडिट पे ले लो। अरे बट वो क्रेडिट चुकाएगा कौन? वो तो मर जाएगा वॉर में। तेल,
तो सारी लड़ाई तेल की है. सब कुछ ही तेल के बारे. इराक तेल पे है. ईरान आज की तारीख में ऑयल रिच है. ठीक है. सीरिया इज ऑयल रिच. आधा तेल सीरिया का चोरी कर लिया यूएस ने. डिस्पाइट मेंटेनिंग पीस, हजारों गाड़ियां तेल की भर भर के ले गए ये लोग यूएस से. तो सूडान में क्या सिचुएशन थी आप जब आप मुझे वहाँ एक थे? लड़ाई बताओ जो बिना तेल, जो तेल के बगैर हुई है, सिवाय अफगानिस्तान के. तेल की लड़ाई है सारी की सारी. हाँ, अफगानिस्तान में तो अमेरिकन को भी 20 साल में ना तेल मिला ना कोई रिसोर्स मिले. वही है ना, तो you निकल गए. छोड़ ही दिया फिर. छोड़ दिया बिकॉज दे आर स्मार्ट. राइट. उन्हें पता है कि यार मेरा मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पे. मैंने अपने सारे साइंटिस्ट लगा दिए, बंदे लगा दिए, रिसोर्स लगा दी पता करने के लिए कि मुझे यहाँ पे मिलना क्या है, रॉ मटेरियल क्या है. डायमंड है, गोल्ड है, सिल्वर है. इराक का आधे से ज्यादा सोना यूएस चोरी करके ले गया जो सद्दाम का था. कुवैत का जितना भी तेल था जिसकी वजह से लड़ाई हुई थी, वो सारा तेल यूएस ने खरीद लिया. साइफोन करके ले गए ना, वो तो निकाल के ले गए हाँ. सारा का सारा. सर आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है. यू वर अ स्नाइपर एंड मैं पर्सनली तो बहुत इंट्रिग्ड हूँ. मतलब पूरे द होल इसको हम क्या कैसे सिग्निफाई कर सकते हैं एक मिलिट्री में. स्नाइपर्स की क्या बेसिकली कैसे अपॉइंट होते हैं, कैसे ट्रेन होते हैं? देखिए इसका ट्रेनिंग स्कूल है इन सेंट्रल इंडिया. आई विल नॉट नेम द स्टेट एंड प्लेस ठीक है. फॉर ऑब्वियस सिक्योरिटी रीजंस. तो इसमें वॉलंटियर बेसिस पे आपका नाम दिया जाता है कि सर मैं आई वांट टू गो फॉर द कोर्स. ठीक है. बाय डिफॉल्ट आई हैव नॉट अटेंडेड द कोर्स, बट जब हम यूएन के लिए नियुक्त हो रहे थे तो बाय डिफॉल्ट मेरी पलटन में वेपन्स ट्रेनिंग शुरू हो गई थी. अच्छा. ओके. ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर है ना, ऑटोमेटिक ग्रेनेड सिस्टम कैसे चलाना है, एमएमजी कैसे चलानी है, मीडियम मशीन गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स है ना. तो ये जितने भी हैवी वेपन्स हैं इन सब के बारे में मुझे रॉ और प्रैक्टिकल नॉलेज ऑन ग्राउंड देने लग गए. अब आप बताओ कि अगर आप एक बच्चे को जो 3 या 4 साल का है, आप उसे तभी से फुटबॉल खिलाना सिखा दो तो जब तक वो 10वीं 11वीं में होता है वो प्रॉबेबली नेशनल लेवल तक पहुंच जाता है. तो मेरा विद द वेपन सिस्टम्स बहुत पुराना नाता रहा है बिकॉज माई फादर सर्व्ड इन द आर्मी. यस. सो उस टाइम पे जब हम छोटे थे तो मैं फायरिंग करने भी 1-2 बार गया हूँ फायरिंग रेंज पे. देन मेरे फादर ने मुझे एयर गन भी खरीद के दे दी थी जब मैं 5th क्लास में था. ओके. 5th क्लास में मैं शिकार करता था तीतरों का. मतलब अब तो आई डू नॉट इनकरेज एनीबडी टू डू इट. पेटा इज देयर, न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैव कम, सो डोंट डू ऑल दैट. रिस्पेक्ट एनिमल लाइफ एंड एवरीथिंग. आई माई सेल्फ एम अ डॉग लवर एंड एनिमल लवर. बट जब मैं तब 5वीं क्लास में था तो तब मैं खेतों में जाके मैं तीतर्स को मार के लाता था. दैट वी यूज्ड टू कुक एंड ईट. एंड अगेन बीइंग फ्रॉम पंजाब, ये एक ट्रेंड होता था पंजाब में कि भाई चलो शिकार करने चलते हैं है ना, जंगलों में, खेतों में. एयर गन्स वर ऑलवेज वेरी कॉमन. वेरी कॉमन. ठीक है ना. तो बटेर हो गए है ना, तीतर हो गए, ऑल दीज. तो एक वो नैक आ जाता है. तो बेसिकली जब हथियार को आप हैंडल करते हो ना, तो जो नया बंदा है हथियार को ना, जब वो ट्रिगर को पुल कर रहा होता है, पहली चीज तो एक सर्टेन पोजीशन होती है कि उंगली के किस हिस्से से पुल करना है. अब मैं ऑब्वियसली ऑन कैमरा तो बताऊंगा नहीं. एंड उसके बाद जब हमेशा ना ट्रिगर में प्ले होता है. प्ले होता है मीन्स एक फालतू एक हल्का सा कुशन मूवमेंट होता है, बफर होता है बेसिकली. हाँ बफर होता है. उसके बाद जाके एक्चुअल वो होता है, ट्रिगर ऑपरेशन शुरू होता है, जिसके बाद वो फायरिंग पिन को रिलीज करता है. फायरिंग पिन जाके प्राइमर पे चोट मारता है, जो कि गोली का जो कार्ट्रिज है उसके पीछे जो हिस्सा बना होता है उसे प्राइमर कहते हैं. उस पे चोट लगती है. उसकी चोट लगने पे जो गोली के अंदर जो गन पाउडर है उसके अंदर प्रेशर हाई हो जाता है क्योंकि उसे कंप्रेस कर दिया जाता है तो उसमें हीट ज़्यादा हो जाती है. और जब वो गन पाउडर इग्नाइट होता है फिर जो गोली सिर्फ इतनी होती है जितना 1 इंच इतनी ही गोली होती है
जो शरीर को भेदती है। जो नीचे होता है वो आप लगा लो एक गन पाउडर है, वो आपको मोमेंटम प्रोवाइड करता है। आपका एक फ्यूल सिस्टम है, बूस्टर है बेसिकली, बूस्टर है वैसे की, जो रॉकेट टाइप ना। तो मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ ताकि हमारे दर्शकों को समझ आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और ये mm क्या होता है, जैसे पॉइंट? मिलीमीटर। अब इसके अंदर क्या होता है ना, ये कोत्र होता है, सरकमफरेंस। ओके, तो बुलेट का। तो 9 mm हो गया, 5.56 mm हो गया, 7.62 mm हो गया, है ना, जो एक का होता है ना। लपुआ हो गया 0.38, वो छोटा होता है पर वो ज़्यादा ट्रैवल करता है। हल्की चीज़ में पीछे ज़्यादा बारूद लगा दो या फ्यूल लगा दो और उसे तो इसकी range बढ़ range बढ़ जाती है। आगे तक जाता है। एंड जितना ज़्यादा mm होता है वो उतना ज़्यादा लीथल होती है बुलेट? जितना ज़्यादा mm होगा उतनी कम रेंज होती है। अब प्लीज़ इसको आप स्मॉल आर्म्स और आर्टिलरी के साथ मत कंपेयर करिएगा, अच्छा ठीक है। क्योंकि आर्टिलरी गन इज टोटली डिफरेंट। उसका कोत्र भी ज़्यादा है, उसमें गन पाउडर और चार्ज भी लगता है, अलग होता है वो। तो स्मॉल आर्म्स में क्या होता है कि जितना बड़ा कोत्र है या जितना बड़ा साइज होता है गोली का जी, उसकी रेंज उतनी कम होती है। ठीक है, और जितना 5.56 mm है वो 400 मीटर तक जाएगा। 0.22 का और ज़्यादा होती है। हाँ, और 7.62 mm है AK की, वो 200 मीटर तक जाएगी। ओके, तो सटीकता एंड एक्यूरेसी रिड्यूसेस विद द रेंज। the longer the range, the less is the accuracy of the लेस इज द साइज ऑफ द बुलेट। साइज। अच्छा ठीक है। सो बेसिकली इफ वी से हल्की अगर छोटी 0.22 है तो 0.22 दूर ज्यादा जाएगी, बट उसकी एक्यूरेसी जो है कम- डिस्टेंस के साथ वो कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ऐसे ही जैसे जैसे mm बढ़ता जाएगा। पैराबोला हाँ, हाँ, ऐसे जाती है कर्व में। स्नाइपर में जैसे हो एनी वेपन, एनी वे। any weapon। आप जब भी फायर करोगे ना, देखिए एक होता है फ्लैट ट्रेजेक्टरी। अगर कोई 25 मीटर पे आप गोली चलाओगे, अगर हिप पे भी रख के चलाई वो उसी लेवल पे जाके लगेगी। पर वही 25 मीटर 100 मीटर हो जाए और आप उसी पोजीशन से फायर कर रहे हो, वो गोली आपकी नीचे लगेगी, सपोजिटली हेड एम कर रहे हो तो नेक पे लगेगी। नेक पे लगेगी। तो हमें शिस्ट कहाँ लेना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर। फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है हवा कहाँ से है, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। फिर आपको लेफ्ट राइट की एडजस्टमेंट भी करनी पड़ती है। सर ये कैसे पता चलता है, मतलब चलो हम एक देखिए ट्रेनिंग के दौरान ना हम एक आपको- hypothetical situation आपको में- एक चार्ट देते हैं, ओके ठीक है, इट्स अ रेफरेंस चार्ट। ओके उसमें बताते हैं स्नाइपर में कि अगर 700 मीटर फायर करना है और वो हमारे पास गेज होता है, तो उसके अंदर अगर आप विंड देख लो, अगर विंड बाएं से दाएं ज्यादा है तो स्नाइपर मतलब ये नहीं है कि आपके टेलीस्कोप के अंदर टारगेट दिखे। दैट इज नॉट द थंब रूल। ओके उसके अंदर क्या होता है कि अगर आपने रेंज, अगर बाएं से दाएं फायर करना है, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है जी, आप गेज को चेक करोगे, उसकी गेज की उसकी रीडिंग्स चेक करके फिर आप चार्ट को कंसल्ट करके ये रट जाता है मन में कि अगर इतनी हवा है तो मुझे इतने मिल्स, जो रेक्टिकल पैटर्न में ना मिल्स होता है, ओके तो मुझे इतने मिल्स लेफ्ट पे करना है, ताकि जब आपकी गोली पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचेगी उस दौरान जो बाएं से दाएं हवा का रुख है, जो उसका कोर्स है, हाँ, वो हवा इस गोली को इस पॉइंट के हिट तक पहुंचाएगी। ये तो पूरी यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गई। हाँ, इट इज साइंटिफिक, इट इज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स है मेनली। बुलेट तो का वेट है, सब कुछ है, बहुत सारी चीजें। एवरीथिंग मैटर्स। आप हाई ऑल्टीट्यूड पे गोली और ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगी, इट ट्रैवल्स फर्दर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है। ओके, ठीक है, और आप प्लेन्स में जाएंगे वहां पे आपको अलग से हथियार को जीरो करना पड़ता है। जंगल में जाएंगे अलग, कोस्टल एरिया में जो डेंसिटी इन दी एयर होती है, नमी होती है, उस पर भी फर्क पड़ता है ट्रैवल ऑफ द बुलेट को लेके। ठीक है, तो सर एक स्नाइपर जो आदमी हैंडल कर रहा है, स्नाइपर राइफल हैंडल कर रहा है, उसके क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके क्या बेसिक्स होते हैं? बेसिक देखिए, एक तो जिली सूट होता है, ओके ठीक है, फिर उसके अंदर आपके स्पेशल टाइप के शूज होते हैं, ओके बिकॉज आपको क्रॉस कंट्री जाना पड़ता है। फिर इट इज अप टू यू वेदर आप ग्लव्स पहनना चाहते हो या नहीं। ओके
कई बंदे होते हैं जिनको स्वेटिंग की आदत है, वो होता है, तो वो ग्लव्स प्रेफर करते हैं, ठीक है। कई होते हैं कि जिनके हाथ स्वेट नहीं करते बट दे स्टिल वांट ग्लव्स विद अ बेटर ग्रिप, ठीक है। उसमें मैच ग्रेड का एक मटेरियल लगा रहता है। ओके। तो जैसे कि आपने माचिस की डिब्बियां देखी हैं जिसके ऊपर हम माचिस को ऐसे है ना करते रगड़ते हैं, तो उसमें रफनेस नहीं होती है हाँ डिब्बी जी में, हाँ जी हाँ जी। तो उन ग्लव्स में वो रफनेस होती है। ओके। तो जब हम हथियार को पकड़ते हैं तो वो फिर Grip बन जाती सटीक ग्रिप बन जाती है। उसमें फिर हम ऐसे ऐसे करेंगे तो हथियार भी इमीडिएटली वैसे ही रिएक्ट करेगा। फ्रिक्शन बढ़ जाती है। हाँ, फ्रिक्शन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। ओके। सो 2 वैसे ग्लव्स हो जाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद फिर कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। एंड जैसे आपका पानी पीने का किट वगैरह है, दैट यू हैव टू कैरी। पिट्ठू में कितना वजन होता है? पिट्ठू में अप्रोक्सीमेटली 4.5-5 kg, बट इफ यू आर गोइंग ऑन अ लॉन्गर मिशन देन यू हैव अ प्रॉपर रक्सैक। प्रॉपर रक्सैक? हाँ, तो वो 30 kg। 30 किलो? हाँ, 35-30 kg। और एक स्नाइपर राइफल को सेट करने में कितना टाइम लगता है? सेट करने में सी इट डिपेंड्स। अगर आपका एवरेज शॉट ही 500 मीटर है तो इट विल टेक यू मैक्सिमम, इट शुड टेक फॉर अ सीजन्ड फायरर मैक्सिमम अप टू 5 to 7 बुलेट्स, ठीक है, कि वो एकदम 500 मीटर का सटीकता देख ले। वंस ही नोज कि 500 मीटर पे मेरी गोली यहाँ पे लगेगी, ही शुड बी वेल एक्वेंटेड। उसको मतलब अपने हथियार के बारे में इतना पता होना चाहिए कि अगर मैं हाइट पे हूँ तो गोली कहाँ पे बिहेव करके कहाँ पे लगेगी। इज इट ऑल्सो विद द गन? जैसे सुना है कि जितने भी स्नाइपर्स होते हैं दे हैव देयर ओन मतलब ट्यून्ड वेपन। ट्यून देखिए, अब क्या होता है ना, बॉडी फीचर अलग है। हाँ अब आई माइट बी ब्रॉड फेस, मेरी चीक भारी है, हाँ। तो आई डोंट नीड अ चीक पैड ऑन द बट। ओके। मैं बिना उसके मेरा फिट हो जाएगा। कोई होगा बिल्कुल ही पतला सूखा, तो वो देख रहा है तो बोल रहा है यार मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है, वाई एम आई बेंडिंग इतना ज्यादा, ओके। तो वहां पे चीक पैड लगा देगा। देन द डिस्टेंस बिटवीन द टेलीस्कोप एंड द आई, तो आजकल वो रिट्रैक्टेबल बट्स आ गए हैं, तो बट की भी लेंथ आप आगे पीछे कर सकते हो। ओके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। हाँ, और फिर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्नाइपर फायरर्स एक गलती करते हैं, उन्होंने एम ले लिया, सब कर लिया, हाँ, और फायर करते हैं तो निशाना नहीं लगता, तो कहते हैं साहब लग नहीं रहा। देन आई टेक द सेम वेपन, आई टेक द एम एंड आई टेक अ हिट, इट हिट्स द टारगेट, ठीक है ना। सो देन फिर मैं इनसे पूछता था, मैं दिक्कत क्या है, तो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तो बाद में क्या होता है कि जो बेसिकली टेलीस्कोप है, इफ यू आर इन एग्जैक्ट अलाइनमेंट, अगर आप बिल्कुल उसकी सिधाई में हो तो आपको क्लियर कट टारगेट दिखेगा। यदि 0.1% यू आर नॉट इन अलाइनमेंट, आपकी बॉडी दाएं बाएं है, तो आपको टेलीस्कोप के लेंस में कहीं ना कहीं ब्लैक पैच आ जाता है। तो द मोमेंट आपको लेंस पे डार्क पैच दिख गया, थोड़ा सा काला है ना, वो इट शुड बी पूरी पिक्चर आनी चाहिए 360 फील्ड ऑफ व्यू। ओके, वो थोड़ा सा भी आप हल्का सा दाएं बाएं हुए वो काला आ जाता है, इट विल नॉट हिट योर बट टारगेट। इज इट समथिंग टू डू विद फोकस? इट इज टू डू विद अलाइनमेंट, Posture. फोकस तो रहता ही है, पोस्चर। क्योंकि आपने हथियार तो वहीं स्टैटिक रखा है, खुद दाएं बाएं हो रहे हो, तो आपको तो ऐसे नहीं होता ना, आपको हथियार को हिलाना पड़ेगा। आपके अकॉर्डिंगली एक अच्छे स्नाइपर, बेस्ट तो नहीं बोल सकते क्योंकि बहुत सारे टॉप स्नाइपर्स होंगे, 2 या 3 क्वालिटीज कौन सी होती हैं जो एक अच्छे स्नाइपर में स्पॉट करी जाती है या पता लगता है कि ये? मैं बताता हूँ, पहली चीज तो एक बहुत अच्छी क्वालिटी स्नाइपर की ये होती है कि उन्हें गुस्सा नहीं आता है। अच्छा, उनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, पेशेंस, फिर उनमें पेशेंस लेवल बहुत हाई है। चौथा, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं किसी भी चीज को इमीडिएटली। शॉट मिस भी कर दिया तो कोई बात नहीं। नहीं, जनरल बिहेवियर की बात अच्छा, कर, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। ओके 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 ओके। कि आप उन्हें तुरंत कुछ बोल दोगे वो शांत होके सुनेगा, रिएक्टिव नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते। they know their power, they know what their They know their capabilities are. superiority,
they keep it to themselves. They don't show it to anyone. And as snipers are also considered one of the most important assets in big wars. हाँ, I mean देखिए स्नाइपर कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में Yes. बाय द जर्मन्स. जर्मन स्टार्टेड टेकिंग आउट स्टालिनग्राड में फीती वाले सारे ऑफिसर जो रैंक बेयरिंग थे. Mm-hmm. तो जब ज़्यादा रशियन ऑफिसर मरने लगे तो देन दे सेड कि भाई रैंक्स उतार लो, ट्रूप्स के साथ घुल जाओ. दैट वाज अ वे कि आप ऑफिसर्स को मतलब उनकी कैजुअलिटी का काउंट कम कर दो. हाँ, कम कर दो. So Russians started. So then the Russians sniping. started counter sniping. So one of the greatest snipers is from Russia now during World War II. है ना, वो कौन सा Enemy at the Gates, one of the movies based on a true story on the Russian sniper. हाँ, ये वो रशियन एक अमेरिकन स्नाइपर इज Chris आल्सो Kyle. Chris Kyle. ना, God bless his soul. So he took the longest shot in Iraq. हाँ 1400 था. Probably I think. हाँ, आपका कितना था सर लॉन्गेस्ट? मेरा देखिए अभी अब हमारी इतनी डिप्लॉयमेंट्स ओवरसीज तो कुछ है नहीं, सब वैलीज में ही रहता है. एंड ऑपरेशंस में आई हैव यूजुअली टेकन असॉल्ट राइफल्स. अफ्रीका में यस आई हैड द ड्रैगनॉव 7.62 mm, लगभग 700-800 मीटर के आसपास. जो भी बहुत होते हैं ऑलमोस्ट. आई मीन हाँ, मतलब यू कैन इवन किलोमीटर- गेट अ किल अप टू But मेरा एक- 1000 मीटर आल्सो. व्हिच इज 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर. हाँ, So मेरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा बट 400 क्वेश्चन है. मीटर बिल्कुल मतलब इतना दूर नहीं है. 400-500 मीटर है यही, मतलब यू कैन सी. तो उससे आप 200 मीटर और आगे लगा लो. बट ये है कि हाँ, 700 मीटर में रिएक्शन टाइम ज़्यादा मिल जाता है, इन द सेंस कि अगर 1% समथिंग गोज रॉन्ग, यू हैव टाइम टू रिएक्ट और यू नो अच्छा, लेट चेंज योर पोजीशन. हाँ, विदाउट बीइंग नोटिस्ड. Okay. ठीक है ना. मेन मुद्दा ये होता है कि स्नाइपर का कि पहली चीज तो यू कांट मिस अ शॉट. इफ यू मिस्ड अ शॉट यू आर नॉट अ स्नाइपर. Okay. बट ऑब्वियसली यू कांट बी परफेक्ट आल्सो. Right. तो यदि मिस भी कर गए इन एक्चुअल सिनेरियो, यू कैन नॉट मूव इमीडिएटली. Spot हो जाओगे. उसी टाइम स्पॉट हो जाओगे एंड वहां पे फिर डायरेक्ट एनिमी मोटर ही आएगा, एरिया वेपन. आपका कोई टारगेट मिस हुआ है कभी? बहुत बार हुआ है. आई मीन आई कांट से कि आई एम परफेक्ट. Have you been spotted? स्पॉटेड प्रोबेबली आई हैव. You have? तो अटैक हुआ सामने से. यूएन में. हाँ हाँ. और वी आर लकी कि What happened? सी अब यू सीन द वीडियोस जो थी जी. साउथ सुडान वाली, Yeah. उसमें एक टाइम पे अगर 6000 लोग गोली फायर कर रहे हैं, अगर एक भी गोली फायर करेंगे 6000 लोग, तो एक सेकंड में कितनी गोलियां आ रही हैं? 6000. सो यू कैन इमेजिन कि इंटेंसिटी ऑफ द बुलेट्स कितनी थी. तो हमें जो हमने अपने मोर्चे बनाए हुए थे, उनके बीच बीच में हमने जो पाइप्स नहीं होती हैं, जो प्लास्टिक वाली होती है, पीवीसी पाइप्स, हमने वो भी लगाई हुई थी मोर्चों में, अच्छा. ताकि हम अपने स्नाइपर का बैरल लंबा होता है. ठीक है. तो बेसिकली हाइट होनी चाहिए, विड्थ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. तो उसमें वी यूज्ड टू पुट द स्नाइपर एंड टेक द हिट्स. So 1 मिनट में हम कितने राउंड फायर कर सकते हैं स्नाइपर से? देखिए 5 राउंड होते हैं. जी. ठीक है. ड्रैगनऑव में ज़्यादा से ज़्यादा 7 आप डाल लो. ओके. ठीक है. तो विच इज़ अ बेटर स्नाइपर राइफल इज़ अ बोल्ट एक्शन. ओके. आप फायर करते हो, वेपन पूरा खाली, विद बोल्ट एक्शन यू रिमूव इट, यू पुट इट बैक एंड यू आर रेडी टू एम फर्दर. ओके. अब की जनरेशन के जो स्नाइपर राइफल्स हैं वो सेमी ऑटोमेटिक है. आपने ट्रिगर प्रेस किया, इट फायर्स, आपका दूसरा राउंड चेम्बर में आ गया, आप दोबारा फायर करने में शामिल हो जाते हो. आपको isn't that मैनुअली much better? बोल्ट मैनुअली नहीं करना होता. तो इसमें क्या होता है ना, सेमी ऑटोमेटिक टेंडेंसी टू फायर a millisecond before the actual time of acquiring target का fault हो जाता है. पेशेंस लूज कर जाते हो. हाँ, वो भी unknowingly, ये नहीं कि जानबूझ के. तो उसमें क्या है ना, फिर यू एज गुड एज फायरिंग अ राइफल ओनली. तो बोल्ट एक्शन इज प्योरली प्रोफेशनल स्नाइपर की. आपने एक गोली लोड कर दी ना, आपको पता है ये एक को ही लगना पड़ेगा टारगेट पे. सेमी ऑटोमेटिक में वो कैजुअल एटीट्यूड हल्का सा आ जाता है कि यार आई डोंट हैव टू मेक द एफर्ट ऑफ रीलोडिंग अगेन एंड पुटिंग द बुलेट बैक एंड
है ना, टेकिंग फ्रेश एम, बिकॉज बोल्ट एक्शन में यही होता है कि इतने प्रेशर में कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है आदमी के दिमाग में. वी आर ट्रेन्ड फॉर इट एंड उसमें क्या है कि हमारा जो हार्ट बीट है, हाँ. मतलब मैं एक बार उधमपुर में मेरा मेडिकल होना था, तो ईसीजी टेस्ट होता है. इकोकार्डियोग्राफी. हाँ, तो ईसीजी में मेरा आया 49 हार्ट बीट. तो मुझे साइड पे बिठा दिया, बाकियों का ओके ओके करिएगा. मैं क्या हो गया? कहते नहीं सर आपके ईसीजी में प्रॉब्लम है. कि क्या दिक्कत है? कहते सर आपको ब्लड प्रेशर इशू है या कुछ लो ब्लड प्रेशर. मैं कहा नहीं यार कुछ नहीं, बिल्कुल सही हूँ. तो कहते आप मतलब स्पोर्ट्स में रहे हो? मैं कहा हाँ मैं स्कॉश खेला हूँ, आई एम अ स्कॉश प्लेयर. तो स्कॉश प्लेयर का हार्ट रेट बहुत हाई होता है. तो जितना हार्ट रेट आपका रेगुलर बेसिस पे अगर बहुत हाई जाता है 170 बीट्स पर मिनट है ना, या 180, रेस्टिंग उतने. तो आपका जो आइडल जो हार्ट बीट है विदाउट एन एक्सरसाइज वो और लो हो जाता है, बिकॉज आपकी हार्ट की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. तो उसे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता टू पंप ब्लड इन द बॉडी, तो अपना रिलैक्स रहता है वो. तो मेरा 49 आया था. तो एक और देयर वाज अ ऑफिसर विद मी, रिसेंटली गॉट अ सेना मेडल. तो ही वाज आल्सो विद मी. ही सेड सर मेरा भी कम आया है. मैं कहा तेरा कितना है? कहता मेरा 52 आया है. मैं कहा मेरा 48 आया है. कहते सर अब. मैंने कहा कुछ नहीं, मेडिकल कुछ ऐसा पंगा नहीं है. मैं कह वेट, एंड ही इज अ क्रॉस कंट्री रनर. वो पहाड़ी वो सॉलिड है, ठीक है ना. वो तो अकेला ही किलो मीट खा जाए और सुबह 5 किलोमीटर भाग ले या 10 किलोमीटर भगा लो, रस्से चढ़ा लो, कुछ भी कर लो, ही इज फिट. तो हमारा ये ऐसा हिसाब रहता था. सो दीज आर द थिंग्स कि यू नो ब्रीदिंग पैटर्न कंट्रोल करना पड़ता है. राइट. ठीक है. द मोर लॉन्ग ब्रेथ्स यू टेक, द मोर स्टेबिलिटी यू गेट. राइट. देन यू हैव टू यू नो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जब आप सांस अंदर लेते हो तो योर बॉडी टेंड्स टू गेट अप, क्योंकि आपके लंग्स फैल रहे हैं तो आप ऐसे राइज कर रहे हो. नेचुरल में अगर आप सांस बाहर निकालोगे तो नीचे जाएगा ना राइफल. तो दिस इज द डिफरेंस. सर मतलब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एक 7.62 मिलीमीटर का जो राउंड है, गोली है, इट इज़ लाइक अ डॉट यस इन अ हे स्टैक, कि कहाँ पे जाके लगेगी. तो आपका ब्रीदिंग इन्वॉल्व हो गया, आपका ट्रिगर ऑपरेशन, आपका एमिंग का प्रोसीजर, आपकी ग्रिप, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं. सर एज यू टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग, हाउ इज इट लाइक बीइंग डेड फॉर सम टाइम? वो तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, मैं ही हूँ जो बता सकता हूँ. हाउ इज इट लाइक? सो हाँ, दिस हैपेंड लास्ट ईयर इन 2023, 20 अप्रैल की रात को, या 21 अप्रैल की आप अर्ली मॉर्निंग कह दो. सो आई कॉन्ट्रैक्टेड अ बहुत रेयर एक सुपर बग है, NDM1 वायरस. तो वो लंग्स को अटैक करता है डायरेक्ट, बहुत ही रेयर है ये, और इसका फेटालिटी रेट 95% है. मतलब इसका सर्वाइवल रेट है नहीं, बड़े कम लोग हैव सर्वाइव्ड. तो मतलब 16 अप्रैल को तो मेरे पेरेंट्स को बोल दिया था कि आप हॉस्पिटल मत आइए क्योंकि थिंग्स आर लुकिंग ग्रिम, मुश्किल है बचना. एंड विद इन 48 आवर्स मुझे 104 बुखार हो गया. एंड लास्ट पर्सन मेरी जिनसे बात हुई थी अगेन जॉन इब्राहिम जी थे. वो कह रहे थे 27 अप्रैल को मैं डायरेक्टर एंड राइटर को भेज रहा हूँ. तो मैंने कहा मैं अभी इमरजेंसी वार्ड में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा. तो ही सेड क्या हो गया? मैंने कहा मुझे खुद नहीं मालूम, पर मैं आई विल कॉल यू बैक. एंड उसके बाद फिर मेरी बात हुई उनके साथ जुलाई में. अप्रैल में ये बात हुई, तो आई वॉज इन अ कोमा फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. ओके. एंड 21 अप्रैल की रात को 12-13 मिनट के लिए आई वॉज नॉट देयर. आई वॉज क्लिनिकली डेड, जिसे मृत घोषित कर देते ना कि कोई एक्टिविटी नहीं है. बस ये एक बचाव वाली चीज़ ये थी कि वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन वॉज बीइंग पम्प्ड, तो ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई वॉज देयर, बट अनफॉर्चुनेटली माई हार्ट हैड स्टॉप्ड फॉर दोज 12-13 मिनट्स. एंड मुझे पहले से ही मॉर्फिन एडमिनिस्टर की जा रही थी. माई बॉडी वॉज इन लॉट ऑफ पेन, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी शरीर को. एंड आप मानेंगे नहीं कि मैं एज अ इंडिविजुअल मैं सबसे पीसफुल
मोमेंट था वो मेरी लाइफ का. आई मीन मैं होश में था नहीं, ऊपर से आई वाज इन कोमा. बट वास्तव में जो मेरे माइंड में चल रहा था, इट वाज लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस. कोई आवाज नहीं. जैसे मैं अंतरिक्ष में ना, स्पेस में, वेटलेसनेस, कोई मेरे शरीर में वजन नहीं. You could feel, you could आई कुड have फील an माई सेल्फ idea फ्लोटिंग इन द एयर. for a long time. हाँ, कि मैं हवा में तैर रहा हूँ. मेरे मन में कोई थॉट नहीं था. मैं कौन हूँ? मैं जो मुझे दिख रहा था वो थे स्टार्स. बिल्कुल शांत माहौल. आई एम फ्लोटिंग. फिर मेरी नज़र गई नीचे. एंड देन इट वाज लाइक मैं ना एक जो ऑर्चर्ड होते हैं या मेडोज है ना, लश ग्रीन एकदम हरे भरे मैदानों में मैं ऐसे डिसेंड हो रहा हूँ. एंड वहाँ पे मैंने जितने भी फार डिस्टेंस में लोग देखे, उन सब ने वाइट रोब्स पहने हुए थे. Sure. एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़, जैसे टेबल हो गई, ये हो गया, ये चीज़ें हो गई, ये हो गया, खुद का हाथ, घड़ी, एवरीथिंग, हर एक में एक रोशनी थी, एक ग्लो था. एक होता है ना रोशनी, जैसे सूरज को देखो तो चुभती है आंखों में, फिर नज़र भी हटा दो तो रहती है. इसमें इट वॉज वेरी सूदिंग. Wow. सॉफ्ट लाइट बट वेरी ब्राइट. तो वहाँ पे एंट्स, तितलियाँ, पक्षी, सब महसूस कर पा रहे थे आप. एक एक घास का तिनका, एक एक पत्ता, एवरीथिंग वॉज देयर फॉर अ मीनिंग. वो आई कुड एक्चुअली इमेजिन कि यार हाँ, देयर इज अ रीज़न कि ये यहाँ पे क्यों है. मतलब हेवन वाली फीलिंग आ इट रही वाज है. लाइक हाँ, हेवन वाली फीलिंग. एंड फार डिस्टेंस पे यू नो लाइक अभी हम बैठे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे आईब्रोज हिल रहे हैं, माई नेक हैज़ अ मूवमेंट, Yes. माई हैंड्स आर मूविंग, आई हैव अ जेस्चर एंड पोस्चर. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. नो लिप मूवमेंट, नथिंग. यू विल जस्ट लुक एट ईच अदर इन द आई एंड यू आर स्पीकिंग टू ईच अदर. Wow. आप बस बात कर रहे हैं एक दूसरे से. एंड इतनी गहरी बात, मतलब इट लाइक जैसे अभी फील नहीं हो रहा है. वी आर मेकिंग एन एफर्ट, एफर्टलेस. कोई मेहनत नहीं करनी वहाँ, इधर देखना है और बात हो रही है. एंड सडनली मैं देखता हूँ कि एन एल्डरली फिगर विद देयर हैंड ऑन माई लेफ्ट शोल्डर. तो पहले मैं यहाँ देखता हूँ, देन आई सडनली लुक हियर टू माई राइट. तो शी अ वेरी वेरी जेंटल, वेरी कामिंग, जैसे कि मेरी अंतर आत्माओं को इन्फिनिटी तक ना पीस प्राप्त हो गया हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड. फिर मुझे देख के सिर्फ इतना ही बोला गया. एंड वेरी ब्यूटिफुल ग्रीनिश ब्लूइश आइज ऑफ द एल्डरली फिगर, हैड अ बियर्ड, वाइट रोब्स. एंड एक ही चीज़ मुझे बताई गई, अभी बहुत काम होना है और मेरे मन के पीछे बहुत शोर मच रहा है. विच नाउ व्हेन आई हैव कम बैक टू लाइफ, आई फील कि बहुत शोर मच रहा है मीन्स प्रॉबेबली बहुत ज़्यादा प्रेयर्स हो रही थी मेरे लिए, दुआएं हो रही थी. This gives me like goosebumps. हाँ, कि इस व्यक्ति को वापस भेज दीजिए टाइप. एंड व्हाट वर द रिएक्शन? आपको जैसे होश आया, डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन था? वर दे लाइक इक्वली शॉक्ड? आई मीन मैं तो इनिशियल 14-15 डे आई वाज विदाउट मेमोरी. तो फॉर मी एवरीथिंग वाज लाइक मैं बस नोटिस कर रहा हूँ. इफ यू आर देयर एज अ पर्सन, आई एम जस्ट लुकिंग एट यू. Who are you? Why are you? I had no power to interpret or think. कंप्लीट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया था. हाँ, मतलब वॉट एवर इट वुड बी. बट इस पे क्या हुआ ना, जब मेरी अब माई यूनिट वॉज वेरी गुड कि मेरे घातक का प्लेटून के एक लड़के ने वॉलंटियर किया कि साहब मैं जाना चाहता हूँ साहब के घर, आई विल हेल्प हिम रिकवर. तो ही केम एंड यू नो ऑपरेशंस की फोटोज दिखाई, कुछ वीडियोस भी दिखाई, फिर बातें की. So he was serving at that time. He is still serving. Were you serving No, at that time? this happened after retirement. मैं Okay. 2021 में I retired. Okay. 2023 की बात है, Okay. last year.
तो जब वो धीरे धीरे सब बताने लगे ना, तो मुझे फिर आई स्टार्टेड रिकॉलिंग कि हाँ, तो खुद की भी फोटो देखी, आई वाज लाइक, पहली चीज तो मैं खुद की फोटो भी देख रहा था शीशे में, मैं दिखता कैसा हूं। देन आई यूज्ड टू वंडर दैट व्हाई इज एवरीबॉडी कमिंग टू सी मी। एंड फिर धीरे धीरे यू नो बहुत ही अनोखे सीन्स याद आए मुझे पुराने बचपन के, कि मेरे पास एक हीरो का साइकिल होता था, ब्लैक एंड वाइट कलर का होता था, उसकी लंबी सीट थी, उसके ऐसे यू शेप हैंडल थे, उसके आगे मैंने एक स्टॉप का साइन सुतली से बांधा हुआ था। वेरी स्मॉल मेमोरीज जो मतलब किसी को कभी मन में भी नहीं आई होगी। सो आई रिमेम्बर्ड बहुत ही अनोखी इंसिडेंट्स, मुझे ये याद है जैसे कल ही हुआ है। एंड देन स्लोली माई मेमोरी स्टार्टेड कमिंग बैक। बट ये जो मैंने आपको बताया ना, द विजन दैट आई सॉ, ये मेरे मन में मुझे काफी वो कर रहा था कि what was that about, बिकॉज मैं बहुत पीसफुल था तब। अब when I came back to life, I was like very occupied कि क्या है why सवाल होते हैं ना इंसान के मन में, बहुत सवाल होते हैं। कमिंग बैक टू वन मोर थिंग, कि ये सारी चीजों में कभी आपको वॉर के टाइम पे, या आप सियाचिन में भी पोस्टेड देयर, वर देयर टाइम्स, ठंड थी सब कुछ था, वर देयर टाइम्स व्हेन यू फेल्ट कि यार मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, आई वांट टू गो बैक? नहीं, एक बार भी ऐसा ख्याल नहीं आया, नॉट इवन वंस। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन सियाचिन? सियाचिन अनोखा एक्सपीरियंस था, बहुत मुश्किल एक्सपीरियंस था। सियाचिन एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिसने एक यंग लड़के को एज एन ऑफिसर उसकी जिंदगी की सारी गलत फहमियाँ दूर कर दी थी कि आप जितने मर्जी फिजिकली स्टड हो या फन्ने खा हो, पर कुदरत के आगे इंसान एक बहुत ही तुच्छ और एक छोटी चीज़ है, वो एक सिस्टम का पार्ट है, वो सुपीरियर कभी नहीं हो सकता। इंसान की जो सबसे सुपीरियर बात ये है उसकी विल पावर, कि ही रिफ्यूजेस टू गिव इन टू द वेदर, कि वेदर मुझे नहीं डिक्टेट करेगा कि मैंने क्या करना है, मैं करूंगा जो मुझे ठीक लगे। तो अगर बाहर ब्लिजर्ड भी है तो 5-6 बार जाके देखना जरूर है कि हो क्या रहा है। हालांकि ऑर्डर होते थे कि ब्लिजर्ड के दौरान किसी ने नहीं जाना है। -40 की तापमान में, -40 में ब्लिजर्ड चल रहा है, 100-150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हवा चल रही है, आप चिल्लाते हो पर आपकी आवाज अगले कमरे तक भी नहीं जा रही। सो दैट इज द पावर ऑफ नेचर जो आपको बताती है कि भाई आई एम सुपीरियर। सर सियाचिन के लिए, ग्लेशियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बात बोली जाती है कि वहाँ पे यतीज़ हैं और वहाँ पे काफ़ी वियर्ड एनकाउंटर्स होते हैं लोगों के साथ। यू हैव बिन स्टेशन्ड देयर, यू हैव बिन देयर फॉर द टाइम। इज इट ट्रू दैट देयर आर वेरी वियर्ड एनकाउंटर्स दैट सोल्जर्स फेस? स्पेशली ये यती वाला तो देखो, आई टेल यू वन थिंग, ये बहुत ही एक्सट्रीम हाई ऑल्टीट्यूड एरिया है। ओके 10,000 फीट पे नहीं, ये 15,000 फीट से ऊपर वाले इलाके हैं जी। मैं जहाँ था वहाँ 19,700 फीट था, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ कर लो 300 फीट अगर मिला लो तो 20,000 फुट हो गया जी। तो एयरक्राफ्ट तो 10,000 फुट पे उड़ता है जी, पैराट्रूपर्स जंप करते हैं 10,000 फुट से, हम तो 20,000 पे थे। एयरक्राफ्ट देखते थे तो ऐसा लगता था यहीं से जा रहे हैं। सो वहां पे क्या है ना, ऑक्सीजन कम होती है, तो एक बार अगर शरीर को ऑक्सीजन डिप्रिवेशन हो जाए, अगर आपको ऑक्सीजन ना मिले, तो आपके माइंड में हेलुसिनेशंस या द पावर टू टेक अ डिसीजन नहीं हो पाता है। आप डिसओरिएंटेड से हो जाते हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, अच्छा अभी क्या करना है, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं आ रही है। सो डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ द लामा। तो वो कहते हैं कि फन्ने खा मत बनो। अगर
वहाँ के जो पैदाइश जो है ना, लेह लद्दाख के लोग है ना, वो अगर वो रिलैक्स चलते हैं पहाड़ियों में, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे स्प्रिंट तो मार नहीं सकते, राइट, है ना। तो एज पर नेचर यू हैव टू टेक लॉन्ग स्टेप्स, लॉन्ग स्ट्राइड्स, आगे लंज करो और कवर करते रहो। तो कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे ना वो कवर करना होता है। अब जितने भी हम जो पहाड़ी नहीं है ऑफिसर्स एंड जवान, हमें लगता है यार मैं अभी तुरंत निकल लूंगा। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, और 4-5 कदम के बाद रुकना पड़ता है सांस लेने के लिए। मतलब इतना मुश्किल होता है कि आप हर 5 कदम के बाद आप ऑक्सीजन खींच रहे हो कि यार मुझे सांस आए। फिर वहां पे हाई ऑल्टीट्यूड सेरिब्रल ओडीमा, ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडीमा, लंग्स में स्वेलिंग आ जाती है। टेम्परेचर वेरिएशन इतना होता है ना, ब्रीथ कर रहे हो, अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है लंग्स के। स्वेट हो रहा होता है अंदर से, बॉडी आप अंदर से स्वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम विंड शीटर पहनते तो अंदर भी पसीने हो रहे होते हैं और बाहर बहुत ठंडा होता है। तो ये सारे जब आपके साथ इतना सारा नेचर के साथ आपकी एक अलग वॉर चल रही है, देखा जाए हाँ, तो मतलब आप इधर कोई लापरवाही नहीं कर सकते। क्रेवास में गए आप आधे घंटे या 40 मिनट से ऊपर जिंदा नहीं रह सकते, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप जा रहे हो इस टेरेन में, आपको लगा कि नहीं मैं ग्लव खोल लेता हूँ, है ना, 1 मिनट के लिए, तो जो आपके स्वेट ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड बेसिकली पसीना आपकी चमड़ी से ही बाहर आता है ना, वो पोर्स के थ्रू। यदि वो उस तापमान में -30-40 में अगर एक्सपोज हो गया, तो वो जो स्वेट है वो जम के आपके पोर्स के थ्रू एंड थ्रू वापस आपकी बॉडी के अंदर फ्रॉस्टबाइट के तौर पे प्रकट हो जाता है, ग्लैंड बंद हो जाता है मतलब यस। आपका। अब मेरे हुआ था, ये जो मेरी राइट फिंगर है ये वाली, तो ये थोड़ा डिस्कलरेशन दिख रहा है आपको, व्हाइट और ब्लैक यहाँ पे थोड़ा सा। तो यहाँ पे तो मैं 4 महीने 23 दिन रहा, सारे बंदों को सेफली नीचे इवैक्यूएट भी करा दिया, मतलब ठीक है ना, डी इंडक्ट करवा दिया बेसिकली। एंड आई वाज द लास्ट टू कम डाउन। मैंने अपने बंदों को वादा किया था कि भाई मैं लास्ट में आऊंगा, पहले तुम सब बदली होगे। ओके। जब मैं 4 महीने 23 दिन के बाद नीचे आ रहा था, मतलब किस्मत कितनी फनी होती है ना। सबसे मुश्किल दौर आपने ऐसे चुटकी मार के बिल्कुल मक्खन की तरह निकाल दिया, लस्सी की तरह निकाला। हालांकि लस्सी नहीं थी, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट कंपेरेटिवली इट वेंट स्मूथ। और नीचे आते मैंने ग्लव एक जगह उतार लिए, मैं कहा मैं फ्रेश होके आता हूँ। सो आई वेंट, मैं अपना फ्रेश होके आई केम बैक, बट आई डिड नॉट वेयर द ग्लव्स इमीडिएटली। ओके। हाथ भी गीले धो के आया। अब क्या हुआ, वो मैंने कैजुअली यहाँ अपने लूप में मैंने टाई कर दिए ग्लव। मैं कहा अब तो नीचे जा ही रहे हैं, 3-4 हज़ार फुट रह गया है, तो अब तो क्या है, चलो। बट वो माइनस वाली तो हवा चल ही रही थी। उस दौरान यहाँ से कहीं स्वेट या कुछ निकला होगा, यहाँ से इट कनेक्टेड, यहाँ पे मेरे, जब मैं नीचे गया, ये मेरी फिंगर पूरी स्वेल हो गई। ओह शिट। फिर वो झंझनाहट नहीं होती जैसे पैर सो जाता है कुछ, हाँ, या आपकी नस ऐसे करती है ना आगे पीछे आगे, तो वो पहले दिन, हाँ, तो पहले दिन तो पैल्पिटेशन ठीक ठाक हुई, मतलब थोड़ी कम थी, पर आई वाज लाइक हाँ देयर सम इशू। सेकेंड डे देखा तो इसमें रेडनेस आ गई और लाल लाल हो गया। ओके। और जो पैल्पिटेशन और ज्यादा बढ़ गई। तीसरे दिन मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही अब ऑड लग रहा है फ्रॉम माय ऑल द फिंगर्स। तो मैं फिर अपने 2IC को जाके बताया, मैं कहा सर, मैंने जैसे ये दिखाया वो ऐसी गालियों की बौछार आई ना मेरे पे, मुझे ऐसा लगा 4 महीने 23 दिन की सारी मेहनत खत्म। एंड ही सेड इमीडिएटली गो एंड गेट इट चेक्ड। तो वहाँ जैसे ही गए, वहाँ RMO को दिखाया, रेजिमेंटल मेडिकल डॉक्टर, जैसे ही दिखाया, एंड ही वाज इन शॉक। ही सेड समर दिस इज नॉट टुडेज। मैं कहा नहीं सर, मैं 2 दिन पहले डी-इंडक्ट हुआ। तो ही सेड कब, टेल मी एवरीथिंग। तो मैंने बिल्कुल ऐसा नरेट किया। ही सेड तूने ग्लव्स निकाल दिए थोड़ी देर के लिए, ये हो गया, फ्रोस्टबाइट हो गया। कहता जहाँ पे तू था -35-40 में, वहां पे यू वर विदाउट ग्लव्स। आई सेड यस, बट ही यूज्ड टू वेयर इट। मैं कहा हाँ, मतलब 15-20 सेकंड या 1-2 मिनट बाद टू वेयर इट। कहते यहाँ पे तुम कितनी देर नहीं पहना।
मैं कहा मैं एक बार आ गया 5,000 फुट के, मतलब 10,000 फुट से थोड़ा नीचे आ गया, तो मैंने कहा मैंने फिर पहना ही नहीं। ही सेड हवाएं तो चल रही थी ना। मैं कहा यस सर। ही सेड नाउ इट इज ऑलमोस्ट स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉस्ट बाइट। फिर मैं कहा अब कहते बैठ मैं चेक करता हूँ। देन ही फिर यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया, यहाँ पे दिया, एंड फिर मेरे इस साइड उंगली के यहाँ पे ही गेव द लोकल एनेस्थीसिया। फिर मेरी सेंसेशन चली गई थी। ओके। फिर सबसे फनी पार्ट ये था कि मुझे वो कहते कि उस साइड देखो। हमें कीड़ा रहता है ना देखने का क्या है क्या है, तो मैंने कह दिया नहीं सर आई वांट टू सी। कहते तू अजीब है, अब पहला अफसर देख रहा हूँ पागल सा जो ये कह रहा है। कह रहा देख फिर। देन ही टुक अ सर्जिकल ब्लेड, फिर उसने मेरे सामने ना यहाँ से ऐसे इंसिजन किया, कम से कम 2 या 2.5 सेंटीमीटर का ऐसे लंबा, ओके, है ना, कंटिन्यूस। एंड देन ही मेड द इंसिजन लगाते ही ना उस लाइन पे पूरा रेड आ गया। एंड देन ही टुक द फिंगर एंड ही प्रेस्ड इट एक बार वंस। ओके। पूरी पस निकली इकट्ठी ऑलमोस्ट, मतलब इस उंगली से आप लगा लो कम से कम 2 टीस्पून या 3 टीस्पून के आसपास पस ही निकाली उसने। So one very small mistake. एक छोटी चूक एंड इट कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ लिम्ब, लॉस ऑफ लाइफ। मैं बताता हूँ क्यों लॉस ऑफ लाइफ क्यों, क्योंकि जब हम इंडक्ट हो रहे थे ना, तो 1-2 जगह ऐसे रास्ते थे कि पगडंडी सिर्फ इतनी है, एंड मैंने नीचे नाले में देखा तो म्यूल्स गिरे पड़े हैं डेड विद एमुनिशन एंड राशन। पर वहां पे आप एक जवान का वो कूल माइंड देखो कि वो बोल दिया था साहब वो नीचे नाले में वो मरे पड़े हैं, निकालने के लिए भी कोई नहीं गया अभी तक, बंदा जाएगा तो पता नहीं निकाल भी पाएंगे या नहीं, आप प्लीज यहाँ से ध्यान से जाइएगा, यहाँ पे कोई चूक मत कर लेना। एंड ऑफ स्टोरी। बाकी तुम्हारे पे whether you want to do it। सो बेसिकली येतीज वगैरह और जो ये सब बातें बोलते हैं ये नहीं, येटी सी देखिए शशांक सर हैं फ्रॉम SF इन भोपाल। तो शशांक सर ने इज द ओनली इंडियन आर्मी ऑफिसर who has documented actual footprints of a Yeti okay in the world. that means that they are there, They exist. At least footprints है तो they say yes they exist. वैसे आंखों से नहीं देखा। वैसे आंखों से नहीं। सर आपका अमरनाथ के साथ भी कनेक्शन रहा है? यस, हम अमरनाथ उस यात्रा को कंडक्ट करवाया था 2018 एंड 2019 जब आर्टिकल 370 हटना था। तो तब भी हम वहीं थे। तो क्या रोल था आपका वहां पे? मैं And how एक जगह difficult थी it was? बरारीमर्ग, तो हम बरारीमर्ग पे थे। तो बरारीमर्ग ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे मुश्किल चढ़ाई जाके रुकती थी। okay तो मैंने बोला अपने सीओ को कि सर आप मुझे गुफा पे रखो, केव पे। कहते नहीं गुफा पे जूनियर ऑफिसर विल मैनेज, यू स्टेड बरारीमर्ग। मैं कहा सर क्या हो गया? ही सेड बिकॉज 90% ऑफ द हार्ट अटैक्स एंड पीपल हु कोलैप्स इज एट बरारीमर्ग। ओह, एंड राइटली सेड बाय हिम। एंड वहाँ पे हर दूसरे चौथे दिन किसी को हार्ट अटैक से डेथ हो रही थी। एंड आई हैव सीन, मतलब सैडली आई हैव सीन सिविलियंस जस्ट पास अवे, है ना। मैं कईयों से बातें करते करते भी दे हैव पास्ड अवे एंड इट यूज्ड टू बी वेरी सैड। सम हैव पास्ड अवे ऑन द स्टेप्स आल्सो, सीढ़ियों पे भी जा चुके हैं। पर वो कहते हैं कि इट इज अ ब्लेसिंग कि अगर अमरनाथ यात्रा के दौरान यदि ऐसा कुछ होता है तो आप स्वर्ग में ही गए हैं। तीर्थ है ना। हाँ, तो स्वर्ग स्वर्ग सीधे प्राप्त हुआ है। डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया आपका।